तो मैन्युफैक्चर होने के बाद में अब उस सामान को बाहर सेल करने के लिए भी जाना होगा, किसी अदर कंट्री में कॉलोनी बनाना होगा, अपना ऑफिस बनाना होगा, मतलब उनके साथ डील करनी होगी। इंडस्ट्रीज के बढ़ने से ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड के बढ़ने से दूर दूर के देशों के साथ, एरियाज के साथ में उनके ट्रेडिंग रिलेशन बनेंगे, ट्रेडिंग रिलेशन बनेंगे तो उनके पास पैसा आएगा। इवन आपका घर भी, आपकी दुकान भी, आपका बिजनेस भी, आपकी कंपनी भी, एक्सवाइजेड जो भी है आपके पास, वो सारा का सारा गवर्नमेंट का होगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 11, जिसका नाम है पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। राइट, अब ये मॉडर्नाइजेशन कब, कहां से, कैसे स्टार्ट होती है। बेसिकली इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं, जापान और चाइना के बारे में। तो इनमें हम क्या क्या देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों कंट्री इतनी डेवलप्ड कंट्री बनी, इनका पीछे का पास्ट क्या था, साथ साथ में हम छोटी छोटी कंट्रीज के बारे में भी इसमें पढ़ते रहेंगे, खास करके कोरिया के बारे में। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इस पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, ये जो कैप्शन दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि किस तरह से मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकरण के रास्ते बनते हैं और इसी आधुनिकरण को अपना करके ये दोनों कंट्री इतनी बड़ी कंट्री बनती है, इसमें इतनी तेजी से डेवलपमेंट होती है कि वो आज आप जानते हो कि दोनों कंट्री कहां पर है। ठीक है ना, तो इसके पीछे क्या क्या रीजन रहे हैं, तो दोनों में हम डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, चाइना और जापान के अंदर में। ठीक है, उनकी सोसाइटीज के बारे में, उनके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस किस तरह से थे, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, किस किस तरह की डिसिमिलरिटीज थी इनके अंदर, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये चैप्टर, जिसका नाम है पाथ टू मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकरण के रास्ते। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एशिया के ईस्टर्न साइड में। ठीक है, एशिया के आपको पता है कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है, इंडिया है और इंडिया भी तो एशिया में आता है ना, तो ये है चाइना, इंडिया। ठीक है, और ये क्या है, ताइवान है, और ये क्या है, ये आपका जापान है। तो बेसिकली हम इनमें इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चाइना और जापान को खास करके, साथ में कोरिया को पढ़ेंगे। राइट, तो ईस्ट एशिया एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th, तो 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, वाज डोमिनेटेड बाय द चाइना। तो चाइना डोमिनेट कर रहा था ईस्टर्न साइड में, एशिया के ईस्टर्न साइड में। राइट, और इस चाइना पर कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी बच्चे, क्विंग डायनेस्टी। राइट, हियर टू अ लॉन्ग ट्रेडिशन सीम टू बी सिक्योर टू द इन इट्स पावर व्हाइल द जापान अ स्मॉल कंट्री। तो पहले हम ना इसमें दोनों कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जानने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेने वाले हैं। डिटेल में तो हम जाकर के इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग में दिया गया है चाइना और जापान के बारे में, वो चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट पे यानी कि ईस्ट एशिया के ईस्टर्न साइड में किसका रूल मतलब कौन डोमिनेट था, चाइना की डोमिनेंस थी, और उस पर भी क्विंग डायनेस्टी रूल किया करती थी। ठीक है, और चाइना में ना डिफरेंट तरह के लोग रहा करते थे, डिफरेंट कल्चर थे। ठीक है, अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे। तो इसमें ना क्या बताया जा रहा है कि Here to a long tradition seem to secure in its power while the Japan। अब जापान के बारे में पढ़ते हैं कि while Japan a small country, ये चाइना आप देख रहे हो ना कितनी बड़ी कंट्री है, चाइना कितनी बड़ी कंट्री है, और जापान देख रहे हो छोटी सी कंट्री है। तो अगर हम एरिया वाइज भी देखें, आगे हम इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, एरिया वाइज देखें तो चाइना कितना बड़ा है, जापान छोटा है। चाइना में बहुत तरह के लोग रहा करते थे, अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे, जबकि इसमें जो है इसमें जापान में इतनी डाइवर्सिटी नहीं देखी गई जितने की चाइना में देखी गई थी। राइट, तो while जापान अ स्मॉल आइलैंड, तो ये जापान जो है ना, ये एक छोटा सा आइलैंड है, आप देख रहे हो ना आइलैंड की तरह से, है ना। तो जो समुद्र के आसपास में जो इलाके होते हैं वो आइलैंड में ही काउंट किए जाते हैं। तो जापान एक बहुत छोटी सी आइलैंड कंट्री है, सीम टू बी लॉक्ड इन द आइसोलेशन। तो ऐसा देखो, ऐसा लगता है कि ये आइसोलेट हो रखी है इन yet within the few decades China was thrown into the turmoil unable to face the colonial challenges। तो ऐसा नहीं था कि चाइना पे या जापान पे कभी किसी ने अटैक ही नहीं किया हो, या कभी उस पर किसी ने रूल ही नहीं किया हो, इन पर भी अटैक होते रहते थे। तो चाइना पर भी काफी जो है अटैक होते रहे। तो बाहर से जो भी आउटसाइडर आते अटैक करके रूल करने लग जाते, जैसे हमारे इंडिया पे किया, कितनी सारी डायनेस्टीज है, कितने सारे जो राजाओं ने हमारे इंडिया पर रूल किया, सेम ऐसे ही चाइना था। तो चाइना में जब इस तरह का जो झिंग डायनेस्टी थी, ठीक है, जो झिंग डायनेस्टी थी वो रूल करने लग जाती है, लेकिन जैसे वो डायनेस्टी के रूलर जब रूल कर रहे थे, तो चाइना के अंदर ना क्या कहते हैं, पीसनेस नहीं रहती है, शांति नहीं रहती है, लोग मतलब अंदर ही ना इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं। तो पीस को मेंटेन करने में झिंग डायनेस्टी जो है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि चाइना धीरे धीरे डाउन होने लगता है। राइट, तो इसमें जो है कॉलोनियल चैलेंजेस, तो धीरे धीरे क्या देखता है कि चाइना की वीकनेस को देखकर बाहर के जो आउटसाइडर हैं, देखो जब किसी को किसी की वीकनेस का पता चलता है ना, तो बाहर वाले फायदा उठाते हैं।
सही है ना। तो चाइना में जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, अंदर ही चाइना के अंदर ही लोग एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आउटसाइडर तो उसका फायदा उठाएंगे। तो कॉलोनियल चेंजेस, तो बार बार आउटसाइडर आकर चाइना को कॉलोनी बना रहे थे, जैसे हमारे इंडिया को बनाया था ब्रिटिशर्स ने, पुर्तगालियों ने, और फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो काफी सारी यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनीज आती है, तो इसके चलते वो क्या करती हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया पर रूल करने लग जाती है। सेम ऐसे ही चाइना पर भी कॉलोनियल चैलेंजेस जो है वो आने लगते हैं, तो चाइना को भी कॉलोनी बनाया गया, चाइना को भी कॉलोनी बनाया गया। अभी लास्ट उसमें बात करेंगे चैप्टर के बीच में। द इंपेरियल गवर्नमेंट लॉस द पॉलिटिकल कंट्रोल। अब वहां की जो गवर्नमेंट थी वो धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल कंट्रोल, अपनी राजनीतिक पावर जो होती है वो लॉस होने लगी उसकी। क्यों? क्योंकि अगर कंट्री के अंदर के लोग ही अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, अगर आपस में झगड़ रहे हैं, और उसको झगड़े को बंद करने के लिए गवर्नमेंट के पास में किसी तरह का कोई उपाय नहीं है, तो उस सिचुएशन में आउटसाइडर उसका फायदा उठाएंगे और बार बार चाइना पर अटैक होते रहेंगे। चाइना की पावर वीक होती चली जाएगी और बाहर से आकर आउटसाइडर इस पर रूल करने लग जाएंगे, राइट। तो अनेबल टू कंट्रोल वॉज टू रिफॉर्म द इफेक्टिवली एंड कंट्री वॉज द कन्वल्यूज्ड बाय द सिविल वॉर। फिर इसमें सिविल वॉर मैंने बताया। जापान ऑन द अदर हैंड, ये तो पूरा का पूरा हमने ओवरव्यू देखा किसका, चाइना का। किसका देखा बच्चे? चाइना का। अब हम दूसरी बात करते हैं कि चाइना ऑन द अदर हैंड वाज सक्सेसफुल इन द बिल्डिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जबकि जापान ने क्या किया, जापान बहुत चालाक था, जापान ने देखा कि अब चाइना के ऊपर जो है बार बार अटैक हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं चाइना से आइडिया लेकर के अपनी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन को लेकर आऊं। उन्होंने अपनी कंट्री में डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। अब देखा कि एशिया की अलग अलग कंट्री में ये जो यूरोपियन कंपनीज हैं ये जाकर के ट्रेडिंग ठीक है कर रही है, लेकिन साथ साथ में वो पॉलिटिकल पावर भी हासिल कर रही है। तो जब जापान ने देखा कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ठीक है, हालांकि जापान जो है वो आइलैंड कंट्री थी, यहाँ पर बहुत ही नेचुरल कैलेमिटीज आती रहती थी, अर्थक्वेक आते रहते थे, ठीक है, फ्लड आता रहता था, क्योंकि ये आइलैंड कंट्री है, ठीक है, तो खास करके इसमें अर्थक्वेक आते रहते थे, तो बार बार इसमें डिस्ट्रक्शन होता था, नुकसान होते थे, लोगों के घर वगैरह सब टूट जाया करते थे, फिर उसको रीबिल्ड करवाया जाता था। लेकिन फिर भी जापान ने हिम्मत नहीं हारी और दुगनी हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ते और फिर से अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि जापान को कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो रहा था कि चाइना को जिस तरह से चाइना पर बार बार अटैक करके और आउटसाइडर्स पर रूल कर रहे हैं, अपना कब्जा जमा रहे हैं, मैं अपनी कंट्री में ऐसा नहीं होने दूंगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए, साथ साथ में उस पर डेवलपमेंट भी करते रहे। ठीक है, ये हमें क्या हो गया, ओवरव्यू ले लिया उसका जापान का। तो जापान ऑन द अदर हैंड वाज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग द मॉडर्न नेशन स्टेट, क्रिएटिंग अ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो उसने क्या किया, अपने जापान में इंडस्ट्रियल जो है वो इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन कर दी, एंड इवन द एस्टैब्लिशिंग अ कॉलोनियल एम्पायर बाय द अब वो चीजें देखो, कंपनी ओपन हुई है, वहां पर चीजें मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो मैन्युफैक्चर होने के बाद में अब उस सामान को बाहर सेल करने के लिए भी जाना होगा, किसी अदर कंट्री में कॉलोनी बनाना होगा, अपना ऑफिस बनाना होगा, मतलब उनके साथ डील करनी होगी। अब जापान, बाद में हम देखेंगे कि जापान किस तरह से चाइना को ओवरकम करता है और चाइना को ही अपनी कॉलोनी बना लेता है, चाइना को हरा करके उसी में अपना क्या करेगा, उसको अपनी कॉलोनी बना लेगा। तो कॉलोनियल एम्पायर बाय द इनकॉर्पोरेटिंग ताइवान, और ताइवान क्या करेगा, देखो ताइवान जो है पहले चाइना के अंडर में रहेगा, क्योंकि ताइवान ऐसी कंट्री थी जिसमें कि जापान को बहुत ज्यादा फायदा दिख रहा था, क्योंकि इसमें माइंस वगैरह बहुत होती थी। तो इन दोनों के चलते ना कि चाइना भी ताइवान को हड़पना चाहता था और इधर जापान भी इस पर ताइवान को अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो दोनों में इसी को लेकर के बाद में वॉर भी होगा, बाद में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में हम कोरिया को भी देखेंगे, ठीक है, कोरिया को भी देखेंगे, ताइवान और कोरिया को भी इसी के अंदर देखेंगे। इन कॉर्पोरेटिंग ताइवान 1895 एंड द कोरिया 1910। तो इस तरह से जापान के अंदर ये दोनों ही कंट्री इंक्लूड हो जाती हैं, जो कि उसकी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ चाइना। अब चाइना का डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है। चाइना एंड जापान प्रेजेंट मार्क द फिजिकल कंट्रास्ट, ठीक है। चाइना इज अ वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री दैट स्पेन मेनी क्लाइमेट जोन। तो वो बहुत सारे इसमें जो क्लाइमेट्स होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। द कोर डोमिनेटेड बाय द मेजर रिवर सिस्टम, ठीक है, द येलो रिवर, द हुआनसेंग, अभी मैं बताऊंगी। तो चाइना के अंदर ना
मतलब रिवर्स, 3 रिवर खास करके बहुत ज्यादा इसमें उस पर फोकस किया गया कि इन्हीं रिवर्स के जरिए उनमें कम्युनिकेशन होता था। दूर दूर के देशों के साथ में वो डील किया करते थे, अपने रिलेशंस बनाते थे, ट्रेडिंग रिलेशंस बनाते थे, आना जाना लगा रहता था। तो इसमें चाइना में 3 मेन रिवर बताई गई है। एक तो येलो रिवर जिसको कहा जाता है चाइना के अंदर, जिसको हुआंग ही कहा जाता है। एक था यांगसी रिवर जिसको चांग जियांग कहा जाता है, ठीक है। एंड द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, पर्ल रिवर, ठीक है। तो दुनिया की तीसरी नंबर की जो सबसे बड़ी रिवर है उसका नाम है पर्ल रिवर। आपको 2 बताना है, फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट तो सभी को पता है नाइल, सेकंड कौन सी है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, क्लियर? हाँ, और थर्ड यहां पर लिखा हुआ है। तो अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री इज द माउंटेनियस, ठीक है। तो कंट्री का यानी कि चाइना का जो एक बहुत बड़ा भूभाग था, यानी कि चाइना, ये चाइना है, इसका जो बहुत बड़ा पार्ट था वो कौन सा था, वो माउंटेन से घिरा हुआ था, माउंटेनियस था, मतलब पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ था। द हान एंड द मेजर लैंग्वेज, इसकी जो मेजर डायनेस्टी थी, ठीक है, वो कौन थी, हान थी, ठीक है। और ये क्या है, द डोमिनेट एथनिक ग्रुप, जो चाइना पर डोमिनेट कर रहे थे, जो भी डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो उसमें से कौन सी थी, जो सबसे बड़ी डोमिनेटेड डायनेस्टी रही है वो थी हान, ठीक है। और इसके चाइना की जो मेन लैंग्वेज थी वो थी चाइनीज, ठीक है। अदर नेशनैलिटीज सच एज द, तो चाइना के अंदर दूसरी कौन कौन सी नेशनैलिटीज रहती थी, ठीक है। तो उगैरू, हुई, माचू एंड द तिबेतियन, एंड असाइड फ्रॉम द डायलेक्ट सच एज द कैंटोनीज, कैंटोनीज को यही बोलते हैं, राइट, एंड द शंघाइनीज, वू, देयर आर अदर माइनॉरिटी लैंग्वेज स्पोकन एज वेल। तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज चाइना के अंदर रहती थी, क्लियर? यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट आपके लिए ये दिया हुआ है कि किस किस तरह की डाइवर्सिटी चाइना के अंदर थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं और चाइना के फीचर्स के बारे में, ठीक है, चाइना के फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो चाइना इज अ वास्ट कॉन्टिनेंटल कंट्री, स्पैन मेनी द क्लाइमेट जोन। तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें 3 रिवर थी, कौन कौन सी, यहां पर देखिए, ये तीनों रिवर देखिए ध्यान से। तो ये क्या थी, ये यांगसेन रिवर है, ठीक है, ये येलो रिवर है, और ये क्या है, थर्ड द लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज द पर्ल रिवर। तो ये तीनों ही रिवर जो है वो चाइना के अंदर फ्लो करती हैं, और इससे चाइना को बहुत फायदा होता है। आपको पता है ना कि रिवर से क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है। तो चाइना को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। अब डिफरेंट सोसाइटी हैव इन्वॉल्व द देयर डिस्टिंक्टिव मॉडर्नाइजेशन। अब अलग अलग तरह के, देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डिफरेंट सोसाइटीज। अब हमारी कंट्री के अंदर भी तो डिफरेंट सोसाइटीज रहती है ना, उन सोसाइटीज को के मद्देनजर रखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए, यानी कि उनके राइट्स को लेकर के, उनकी डेवलपमेंट को दिमाग में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। तो इसी तरह से चाइना में भी बहुत तरह की जो है वो कम्युनिटीज रहा करती थी, और इस कम्युनिटीज के जरिए डिफरेंट सोशल एंड द इन्वॉल्व देयर डिस्टिंक्टिव मॉडर्नाइजेशन। द जापानीज एंड द चाइनीज केसेस आर वेरी द इंस्ट्रक्टिव इन दिस रिगार्ड। तो चाइना और जापान का जो एक हम कह सकते हैं उसकी जो डेवलपमेंट है ना, वो दोनों तरीके से अलग अलग है। उसने अपने तरीके से की, उसने अपने तरीके से, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था वो हम जानने वाले हैं, ठीक है। जापान सक्सीडेड इन रिमेनिंग, तो जापान किस चीज में ज्यादा सक्सेस हुआ, तो जापान सक्सीडेड इन रिमेनिंग द फ्री कॉलोनियल कंट्रोल एंड अचीव फेयरली रैपिड इकोनॉमिक। अब जापान, मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि जापान ने कहीं ना कहीं ये भांप लिया था, जापान को ये पता लग गया था, जापान ने ये अंदाजा लगा लिया था कि चाइना पर बार बार ये अटैक करके और उसकी पॉलिटिकल पावर को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे, या आउटसाइडर उसकी पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो मैं इन चीजों से और बाकी के आसपास में देखा, जैसे हमारे इंडिया का भी उसने एग्जाम्पल लिया, इंडिया की बात को भी ध्यान में रखा कि इंडिया को भी काफी सारे जो यूरोपियन कंपनीज है उन्होंने उसमें एडवेंट किया, बाहर से आउटसाइडर आए, उन्होंने इंडिया को रूल करना स्टार्ट कर दिया। मैं अपनी कंट्री में ऐसा नहीं होने दूंगा, इसके चलते जापान ने पहले ही क्या कर लिया था, अपने कुछ इंतजाम कर लिए थे। जापान सक्सीडेड इन रिमेनिंग द फ्री कॉलोनियल कंट्रोल एंड अचीव द फेयरली रैपिड इकोनॉमिक, और इसके चलते उन्होंने अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज वगैरह बनवाई, ठीक है, इंडस्ट्रीज ओपन करवाई। इंडस्ट्रीज के ओपन होने से इकोनॉमी में धीरे धीरे तेजी आने लगी। तो प्रोग्रेस थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, तो ये बात किसकी है, 20th सेंचुरी की है, राइट। द चाइनीज रेसिस्टेड द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड देयर ओन ब्यूरोक्रेटिक लैंडेड द एलिट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेजेंट रिबेलियन, रिफॉर्म एंड द रेवोल्यूशन। अब देखो, जब कोई गवर्नमेंट ठीक तरीके से अपना काम नहीं करती है तो उस सिचुएशन में वहां की जो
पब्लिक होती है वो कहीं ना कहीं अपने रूलर के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में आएगा ना। चलो बोल नहीं रही है, लेकिन लोगों के दिमाग में तो ये आएगा ना कि यार ये गवर्नमेंट जो है वो ठीक नहीं है, इस गवर्नमेंट को तो चेंज करना चाहिए, क्योंकि इससे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ये गवर्नमेंट क्या ही करेगी। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, जो जिस टाइम पर चाइना के अंदर जो सिविल वॉर चल रही थी या फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो उसमें झिंग डायनेस्टी को क्या कर दिया, उसके खिलाफ जो है वो रिबेल करने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है, और फिर बाद में रेवोल्यूशन भी होता है। बोथ दीज कंट्री आर situated in the East Asia, yet they are present the mark the physical contrast। और दोनों ही कंट्री में आपने देखा कि दोनों एशिया के ईस्टर्न साइड में स्टैब्लिश है ना। एशिया के दोनों ही कंट्री ईस्ट साइड में, हमने देखा कि यहाँ पर चाइना है और इधर क्या है, जापान है, तो दोनों ही ईस्टर्न साइड में, एशिया के ईस्टर्न साइड में स्टैब्लिश है, राइट। और ये ऊपर क्या है आपका, ऊपर है रशिया, ठीक है, ऊपर क्या है, रशिया, राइट। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। जापान का अब देखते हैं। अभी हमने चाइना का देख लिया, फिजिकल पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका जापान का हम फिजिकल फीचर्स देखते हैं। तो जापान इज अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड। जापान जो था, स्ट्रिंग किसको कहते हैं, माला, ठीक है, मतलब श्रृंखला जिसको बोलते हैं। तो जापान जो था वो, उसमें काफी सारे आइलैंड थे, इसमें 4 मेन आइलैंड बताए गए हैं। स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड, द 4 लार्जेस्ट बीइंग द, इनमें से जो 4 आइलैंड हैं वो जापान के अंदर बताए गए हैं जो बहुत ही फेमस हैं। तो उनमें से फर्स्ट है होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और द होकाइडू, राइट। तो ये क्या है, होन्शु, ये है आपका होन्शु, ये है होकाइडू, ये है शिकोकू और ये है आपका क्यूशु। तो ये 4 आइलैंड जो हैं वो जापान के हैं, राइट। तो मोर देन, अब देखो चाइना में तो क्या थी, 3 रिवर थी, तो उसमें रिवर से उनको फायदा हुआ। इधर ये आइलैंड में जो 4 होंगे, इनसे जापान जो है वो अपनी डेवलपमेंट करेगा। तो इनकी वजह से ही जापान अपनी डेवलपमेंट में इतना आगे बढ़ जाएगा। मोर देन 50% ऑफ द लैंड एरिया मेन आइलैंड माउंटेनियस एंड द जापान इज सिचुएटेड अ वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन। तो अब देखो ये आइलैंड है, पानी के पास आसपास है, ठीक है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक आते रहेंगे, फ्लड आता रहेगा, नेचुरल डिजास्टर्स इसमें होते रहेंगे। तो इस सिचुएशन में उसको बार बार ना वो चीजें रीबिल्ड करनी होती थी। लेकिन ठीक है, वहां की गवर्नमेंट ने एक बार किया, फिर से फ्लड आ गई, फिर से अर्थक्वेक आ गया, लोगों को नुकसान हुआ, घर टूट गए, जान माल, तो तीनों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, फिर से उसको रीबिल्ड कराया। तो कहते हैं ना कि 1 या 2 बार के करने से फिर अगर हार मार लेते तो फिर वो डेवलपमेंट नहीं होती है। लेकिन लगातार इस चीज से निकलते हुए वो अपने आप को आगे लेकर जाता है, कौन, जापान। देयर आर द मेनी होमोजीनियस एथनिक ग्रुप। ऐसा नहीं था कि चाइना में, इसमें भी थे, एथनिक ग्रुप था। एथनिक ग्रुप का मतलब होता है डिफरेंट तरह के लोग, राइट। तो लाइक देयर आर द स्मॉल द एनु माइनॉरिटी, ठीक है, तो एन्यू माइनॉरिटी में थे, ठीक है। अब ये क्या है, ये एथनिक ग्रुप है बच्चे, ठीक है, ये क्या है, ये एथनिक ग्रुप है, राइट। तो एन्यू minority and the Korean who were the forcibly bought as the labor when the Korea was the। अब यहाँ पर हम 2 चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो कोरिया यहाँ पर क्या कह रहा है, जापान के बारे में बात कर रहा है कि there are the various homogeneous ethnic group। तो इसमें काफी सारे homogeneous ethnic group रहते थे, जैसे कि देखो चाइना है और आपका कोरिया है और जापान है। आपने देखा कि तीनों की शक्ल कुछ कुछ मिलती जुलती रहती है ना। तो माना जाता है, ऐसा कोई जो है किसी बुक में लिखा गया है, माना जाता है कि इन तीनों के ही एंसेस्टर एक ही रहे थे, जो वहां के सबसे पहले उधर आके, और इंसानों ने जब कहते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट अपनी स्टार्ट की इंडिया मतलब वर्ल्ड के अंदर, तो बहुत पुराने इंसानों के रहने के साक्ष्य वहां से मिलते हैं और उनके पूर्वज, उनके एंसेस्टर एक ही रहे हैं। इसीलिए ये तीनों कंट्री हैं, जापान है और आपका कोरिया है और चाइना है, इन तीनों की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है ना, कुछ कुछ इनमें सिमिलरिटीज होती है ना, ठीक है। तो बताया गया है कि देयर आर द वेरियस होमोजीनियस एथनिक ग्रुप लाइक देयर अ स्मॉल एन्यू माइनॉरिटी एंड द कोरियंस हु वर फोर्सिबली बॉट एज द लेबर व्हेन द कोरिया वाज अ जापानीज कॉलोनी। तो कोरिया को जापानीज कॉलोनी बना दिया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि जापान को कोरिया से काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला था, ठीक है। प्रॉफिट कैसे मिलने वाला था कि देखो, जब किसी एरिया में, कोई भी एरिया होता है, ठीक है, जब किसी एरिया के अंदर वहां पर माइंस पाए जाए, नेचुरल जो भी होते हैं रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, मान लीजिए फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, माइंस बहुत ज्यादा है और कुछ ऐसी चीजें जो बाकी के अदर कंट्री में या अदर स्टेट में, अदर जगहों पर नहीं देखे गए,
तो ये सारी चीजें जो थी जापान को कोरिया के अंदर नजर आ रही थी, यहीं से अच्छी तरह से वो डीलिंग भी कर सकता था अदर कंट्री के साथ में। तो आप ये मान लो कि ये एक ऐसा बीच का रास्ता था जहां से जापान बहुत ज्यादा डेवलप कर सकता था। तो जापान ने क्या किया, चाइना के साथ में वॉर करके और इस कोरिया को, ठीक है, ताइवान को भी, ठीक है, बाद में करेगा, और ये जापान क्या करेगा, कोरिया को अपनी कॉलोनी बना लेगा। लैंग्वेज स्पोकन द मोस्टली, तो जापान के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो क्या है, जापानीज, ठीक है, वो क्या है, जापानीज है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ेंगे कि जापान बिकम अ मॉडर्न कंट्री फ्रॉम द डेज ऑफ द पेटी द दाम्यो ऑफ जापान, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, यहां देखने वाले जापान बिकेम द मॉडर्न कंट्री। तो जापान मॉडर्न कंट्री बन गया क्योंकि उन्होंने उस चीज के लिए अपने आप को लगाए रखा, डेवलपमेंट पे डेवलप, इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज जो है वो ओपन करते रहे। तो इंडस्ट्रीज के बनने से मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, और मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो बाहर अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करने लगेंगे। एक्सपोर्ट के लिए किसी ना किसी एरिया को, कंट्री को वो अपनी कॉलोनी बनाएंगे, जैसे कि जापान ने किसको बनाया, अभी कोरिया को बनाया, ठीक है ना। तो कोरिया को बनाने के बाद अब उनको एक वहां कॉलोनी मिल गई, और जहां पर वो अपनी कॉलोनी बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पर अपना हक समझने लगेंगे, अपना राइट समझने लगेंगे कि भाई ये चीज मेरी है तो मैं इसको जो है अपने अंडर में रखता हूं और यहां से अपनी चीजों को स्टार्ट करता हूं, राइट। Now, Japan became the modern country from the days Piti the daimyo of the Japan. The 20th century, the imperial court lost there the shogun. In the 20th century है the imperial court का मतलब जो वहां पर रूल कर रहे थे, लॉस्ट पावर टू द शोगुन्स। तो उन्होंने अपनी पावर लॉस्ट कर दी, ठीक है, और शोगुन वहां पर आ गए, हु इन द थ्योरी रूल्ड इन द नेम ऑफ द एम्परर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, एम्परर के नाम पर ही उनका जो है वो शोगुन्स होंगे, तो वो डायनेस्टी भी उन्हीं के नाम पर पड़ जाएगी। विद द हेल्प ऑफ द समुराइज, तो ठीक है, ये समुराइज क्या होते हैं, द वॉरियर क्लास होते हैं, मतलब जो योद्धा होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में उसको क्षत्रिय बोलते हैं ना, तो उसी फैमिली के ये समुराई होते हैं, राइट। सो द दाम्यो विद देयर कैपिटल ऑफ द कैपिटल इन ईडो मॉडर्न टोक्यो। तो इसकी कैपिटल है, आज के टाइम में इसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो है। जैसे फिर से सुनो क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सेंचुरी इन द 20th सेंचुरी द इंपेरियल कोर्ट लॉस्ट देयर। तो 20th सेंचुरी में जो जापान के अंदर में जो भी डायनेस्टी रूल कर रही थी वो अपनी पावर खो देती है, क्योंकि वहां की पब्लिक ने उनको धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इस सिचुएशन में जापान से वो हट जाती हैं और उनको रिप्लेस करते हैं शोगुन, हु इन द थ्योरी रूल्ड द नेम ऑफ द एम्परर विद द हेल्प ऑफ द समुराइज। और समुराइज की हेल्प से वो क्या करेंगे, वहां पर रूल करेंगे। और समुराइज कौन होते हैं, वॉरियर्स होते हैं। द दाम्यो विद देयर कैपिटल इन द ईडो। ईडो क्या किसको बोलते हैं, आज के टोक्यो को पहले ईडो कहा जाता था, ठीक है। सो इन द 16th सेंचुरी समुराई इंश्योर्ड द पीस एंड द ऑर्डर। 16th सेंचुरी में क्या होता है, समुराई इंश्योर। तो समुराई कहते हैं ना कि एक तरह से जैसे हमारे यहाँ क्या होते थे कि वो आपने देखा होगा जिसको बोलते थे नायक, जिसको बोलते हैं ना, नायक खैर आप तो समझोगे नहीं, जो हॉर्स राइडर होते हैं ना, उसी तरीके से जैसे उनको जो लैंड ग्रांट की जाती थी, उनको सैलरी वगैरह दी जाती थी, नाइट्स जिसको बोलते हैं, राइट, नाइट्स बोलते हैं उनको। तो वो अपनी तरफ से इंश्योर करते थे कि हम मरते दम तक राजा के प्रति लॉयल रहेंगे। इसी तरीके से वॉरियर्स भी एक तरह से जिसके प्रति वो लॉयल रहते थे उनको प्रॉमिस किया करते थे कि जब तक हम हैं आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और इन्हीं की हेल्प से वहां पर इस तरह का ये इनका जो रूल था वो स्टैब्लिश हो जाता है। जापान वाज divided into more than 250 domains under the rule of the lord that is called daimyo, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जापान was divided into more than 250 domains, more than। तो जापान ये जो था, जापान अपने देखा ना, ये छोटी सी कंट्री थी, आइलैंड कंट्री थी, तो जापान को 250 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया गया, छोटे छोटे 250 जो है एरियाज में उसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और किसके अंडर में जो रूल करने लगे, तो लॉर्ड्स कॉल्ड दैट इज, और उसके लॉर्ड को यानी कि उनके राजा को क्या कहा जाता था, दाम्यो कहा जाता था। एम आई क्लियर, ठीक है। फिर से सुनो, जापान को कितने भागों में बांट दिया, 250 डोमेन्स में, यानी कि छोटे छोटे 250 एरियाज बना दिए गए। इंडिया कितना बड़ा है ना, उसको कितने भागों में बांटा गया है। स्टेट की बात नहीं कर रही हूं मैं, एरियाज की बात कर रही हूं, ठीक है। तो उसमें 250 डोमेन्स को, ठीक है, 250 डोमेन्स में उसमें बांट दिया गया अंडर द रूल ऑफ द लॉर्ड। तो जो इन पूरे के पूरे 250 डोमेन्स पर रूल करता था उसको क्या कहा जाता था, दाम्यो कहा जाता था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम इन द लेट 16th सेंचुरी, इन द लेट 16th सेंचुरी, तो लेट 16th सेंचुरी की बात हो रही है यहां पर।
इन द लेट 16th सेंचुरी द थ्री चेंजेस लेड द पैटर्न फ्यूचर डेवलपमेंट। तो 16th सेंचुरी में ऐसे तीन जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे डेवलपमेंट के मैटर पर, जो कि बहुत ज्यादा ये प्रॉफिटेबल होंगे। इन द लेट 16th सेंचुरी द थ्री चेंजेस लेड द पैटर्न द फ्यूचर डेवलपमेंट। तो फ्यूचर डेवलपमेंट को करने के लिए तीन तरह के चेंजेस बहुत ही बड़े लेवल पर किए जाएंगे। द पीजेंट्री वाज डिसआर्म्ड एंड ओनली द समुराई कुड कैरी द स्वॉर्ड। ठीक है, अब ये जो पीजेंट्री होती थी, पीजेंट्री देखो क्या होता है, हमने पहले के जो प्रीवियस चैप्टर है हमने उनमें पढ़ा कि ये जो वो होते थे ना पीजेंट्री जो सेक्शन होता था, इन्हीं में से ही वो अपनी आर्मी बना लिया करते थे। तो ये लोग तलवार जो है वो बंदूकें वगैरह रखने लगे थे। अब नई डायनेस्टी के आने से इनको बैन कर दिया गया कि अब पीजेंट्री अपने पास कोई भी किसी तरह की सोर्ड, कोई गन, कोई इस तरह का कोई भी वेपन्स नहीं रखेंगे। सिर्फ समुराई जो होंगे, जो वॉरियर्स होते हैं, वही अपने पास सोर्ड रख सकेंगे। दिस एंश्योर द पीस और द ऑर्डर। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि कभी भी आप देखते हो ना कि लड़ाई हो जाती है, अब जिसके पास में पिस्टल होगी वो तो फटाफट से अपनी पिस्टल को निकाल के दूसरे पे तान देगा कि भाई तुमने बोला है ऐसे कैसे, तो सामने वाली पार्टी डर जाती है। तो ये पीसनेस को कायम करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, अगर सभी के पास वेपन होंगे तो कभी भी वेपन निकालकर आपस में लड़ बढ़ रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे को मार देंगे, तो इससे तो राज्य के अंदर में शांति आ जाएगी ना। तो इसीलिए बोला गया है कि सिर्फ वॉरियर के पास ही, जो भी सेना में होगा या जो भी वॉरियर्स होंगे उन्हीं के पास में ही वेपन्स होंगे, बाकी किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद द दाम्यो वर ऑर्डर्ड। ये जो दाम्यो होता है यानी कि राजा होता है, वर ऑर्डर टू लिव इन द कैपिटल। तो वो जो है वो कैपिटल में रहता था ऑफ देयर डोमेन्स। तो डोमेन्स जितने बनाए गए थे उनकी कैपिटल में वो रहता था। तो हर कोई यही कहता है कि जो भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है, उनकी सबकी अपनी कंट्री की कैपिटल होती है, तो उस कैपिटल के अंदर ही वो पर्टिकुलर राजा या जो भी उसका हेड होता है वो रहता है। ईच विद अ लार्ज डिग्री ऑफ द ऑटोनॉमी। और क्या करता है? ऑफ द डोमेन ईच विद अ लार्ज डिग्री ऑफ द ऑटोनॉमी। जब ये 250 डोमेन जो बनाए गए थे, इनकी अपनी क्या थी? इनकी अपनी ऑटोनॉमस थी, ऑटोनॉमी थी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि अपने डिसीजन, अपने काम वगैरह खुद ही कर लेना। ठीक है, तो अपने रूल रेगुलेशंस खुद ही बना लेना, तो ये होती है ऑटोनॉमस बॉडी होती है। ठीक है, तो जापान के अंदर ये जो 250 जो डोमेन्स बनाए गए थे, इनकी अपनी ऑटोनॉमी होती थी और ये अपने तरीके से ही रूल किया करते थे, इनके अपने रूल रेगुलेशंस होते थे। ठीक है, तो द लैंड सर्वे द आइडेंटिफाई, ठीक है, द लैंड सर्वेज आइडेंटिफाई ऑनर एंड द टैक्स पेयर। अब ये क्या कह रहा है? लैंड सर्वे आइडेंटिफाई। तो लैंड का सर्वे क्यों किया जाता है? जाहिर सी बात है कि लैंड में क्या कमी है, सॉइल में क्या कमी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छा नहीं निकल रहा है। ठीक है, और अगर अच्छा निकल रहा है तो बाकी के एरियाज में कैसी सॉइल पाई जाती है, ताकि उसको मैच करके, उसको कंपेयर करके वहां पर इंप्रूवमेंट की जा सके। तो लैंड का सर्वे भी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से ही कंट्री की इकोनॉमी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसी से इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। द लैंड सर्वे आइडेंटिफाई ऑनर्स। तो जो लैंड होगी और जो उसका लैंड ऑनर होगा, तो एक तरीके से ना वो अपनी जो लैंड का सर्वे करवाएगा, तो उसको पता चलेगा कि मेरी लैंड में क्या कमी है, क्या उसमें ऐसा और किया जाए जिससे प्रोडक्शन और अच्छा निकले। क्योंकि देखो आप कह सकते हो कि 70 to 80% लोग एग्रीकल्चर में बिजी रहा करते थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में ज्यादा ध्यान देना था, तो इसके लिए लैंड को सर्वे किया जाता था। एंड द टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर होते थे कौन? फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, वो टैक्स पे किया करते थे गवर्नमेंट को। एंड द ग्रेडेड लैंड प्रोडक्टिविटी टू एंश्योर अ स्टेबल रेवेन्यू बेसिस। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी, यानी कि जो राजा होता था, उसकी इनकम कैसे होती थी? उनकी इनकम होती थी बच्चे रेवेन्यू टैक्स से। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के जो टैक्स लिए जाते थे, इसी से उनकी इनकम हुआ करती थी, जिससे कि राज्य चलता था। ठीक है, नाउ बाय द मिड 17th सेंचुरी जापान हैड द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। अब देखो क्या कह रहा है, मिड 17th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, जापान हैड द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। अभी ना चाइना का नाम है ना इंडिया का नाम है। तो कब की बात हो रही है? 17th सेंचुरी के मिड तक आते आते जापान एक बहुत ही पॉपुलेटेड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया, कंट्री बन गई। ठीक है, इडो बट ऑल्सो हैड द 2 अदर लार्ज सिटी। और इसकी 2 लार्ज सिटी थी, कौन कौन सी? जिसका एक का नाम था ओसाका, दूसरा का नाम था क्योटो। 2 लार्ज सिटी थी। ठीक है, एक तो ये पॉपुलेटेड, डेंस पॉपुलेटेड तो था ही, तो इस डेंस पॉपुलेशन में भी 2 तरह की सिटीज बताई गई हैं, जो कि जापान की फेमस सिटी में काउंट की जाती है, जिसका नाम था, एक का ओसाका और दूसरे का नाम था क्योटो।
ठीक है, जहां पर कंपैरेटिव टू अदर एरियाज के, अदर डोमेन्स के ज्यादा जनसंख्या रहती थी, ज्यादा पॉपुलेशन रहा करती थी। और जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पर लोग ज्यादा काम करेंगे, जहां ज्यादा काम करेंगे रिसोर्सेज कम होंगे। ठीक है, इस तरीके से इनको डिफाइन किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट द मीजी रिस्टोरेशन। ठीक है, अब मीजी के आने से, अब ये मीजी क्या है? ठीक है, मीजी रिस्टोरेशन इज द term as one of the most the momentous event in the Japan history। जैसे हमारे हर कंट्री की अपनी एक हिस्ट्री होती है, इंडिया की अलग हिस्ट्री है, चाइना की अलग हिस्ट्री है, जापान की अलग है, अमेरिका की अलग है, ठीक है, कोरिया की अलग है, ताइवान की अलग है, सबकी अपनी अपनी एक हिस्ट्री है। ठीक है, ऐसे ही जापान के अंदर, जापान को इतने बड़े लेवल तक लेकर जाना ना, वो बेस जो तैयार करना, वो फाउंडेशन रखना, वो किसने किया? मेजी गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से चीजें उथल पुथल हो रही हैं। ठीक है, तो द मेजी रिस्टोरेशन इज टर्म एज वन ऑफ द मोस्ट द मोमेंटस इवेंट इन द जापान हिस्ट्री। तो जापान में, जापान की हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके अर्बनाइजेशन में, उसके मॉडर्नाइजेशन में, तो वो थी मेजी डायनेस्टी। ठीक है, तो मेजी डायनेस्टी में देयर वाज द डिमांड फॉर द ट्रेड डिप्लोमेटिक। अब देखो, जब तक कोई जो है एक कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं आती है, या फिर जो लोगों के वेलफेयर के लिए ज्यादा काम करे, जो सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में सोचे कि मैं अपनी कंट्री को कैसे डेवलप कर सकता हूं, तो इससे पहले जितने भी रूलर्स थे वहां पर, जो डायनेस्टी रूल कर रही थी, इतना ध्यान नहीं दिया था, और ना ही जापान इतना डेवलप हुआ था। डेवलप कब हुआ? मीजी रिस्टोरेशन के बाद। ठीक है, तो मीजी में किस तरह की डेवलपमेंट होगी, ये किस तरह के डेवलपमेंट करेंगे, ध्यान से देखना। देयर वाज अ डिमांड फॉर द ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, तो किसकी डिमांड थी? ट्रेड की डिमांड थी। ट्रेड कब होगा? जब वहां की गवर्नमेंट किसी से अपने ट्रेडिंग रिलेशन बनाएगी, ठीक है, किसी से अच्छे संबंध बनाएगी। अब गुड रिलेशंस होंगे तभी जाकर के चीजें अच्छी होंगी। अगर किसी सबसे दुश्मनी लेता रहे तो कौन उनको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को करवाने के बाद, मतलब इस तरह के राइट्स देगा? कोई नहीं देगा, क्योंकि किसी से बनती नहीं है। तो उसके लिए ना डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देयर वाज द डिमांड फॉर द ट्रेड एंड द डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो लोगों से, मतलब अदर कंट्री से, अदर लोगों से भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने थे, साथ में ट्रेड भी, अपना व्यापार भी बढ़ाना था। तो उसके लिए अदर कंट्रीज के साथ में उनको दोस्ती, फ्रेंडशिप वगैरह भी करनी होगी। इन 1853 द यूएसए डिमांडेड द जापान दैट द गवर्नमेंट साइन अ ट्रीटी। क्या कहता है? द यूएसए डिमांडेड जापान दैट, अब यूएस ने क्या किया? डिमांडेड जापान से डिमांड किया दैट द गवर्नमेंट साइन अ ट्रीटी दैट वुड द परमिट ट्रेड ओपन द डिप्लोमेटिक रिलेशन। कितनी अच्छी बात कही है। जापान का यूएस के साथ में रिलेशन हो गया, यूएस के साथ में उसकी दोस्ती हो गई। अब यूएस जापान से क्या डिमांड करेगा कि हमारे अंदर ना, बीच में दोनों के साथ में, देखो जब दो पार्टीज के बीच में कोई भी समझौता होता है या कोई दोस्ती होती है, दोनों तरफ से ना कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाई जाती हैं। ठीक है, अब दोनों यूएसए और जापान ने, दोनों में एक समझौता होता है, एक ट्रीटी साइन होती है कि तुम मेरी कंट्री में आकर के तुम व्यापार कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, और हम तुम्हारी कंट्री में आकर के ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे में आ जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस किसी तरह का नहीं होगा। दोनों की गवर्नमेंट इस तरह के कोई भी रिस्ट्रिक्शंस अपने ट्रेडर्स पर नहीं लगाएगी। हो गया पैचअप दोनों का, हो गई फ्रेंडशिप। ठीक है, अब क्या है? जापान ले ऑन द रूट। अब जापान क्या है? जापान ले ऑन द रूट ऑफ द चाइना विच द यूएसए सॉ एज द मेजर मार्केट। देखो क्या कह रहा है, जापान जो है चाइना की फिराक में भी था कि चाइना को यार हमें क्या बनाना है, अपनी कॉलोनी बना लेगी। काश इस चाइना को मैं अपनी कॉलोनी बना लूं, इसको मैं अगर हरा दूं, बीट कर दूं, तो मेरा तो बहुत फायदा होगा। आपने भी देखा वहां पर सिल्क जो है बनाया जाता था, और चाइना में तो रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा थे। तो इसके चलते जापान जो है वो चाइना को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता था। तो जापान ले ऑन द रूट टू चाइना। ठीक है, अब जापान को यूएस जाना होता था तो उसके लिए वो चाइना से पास ऑन होकर जाना पड़ता था, विच द यूएसए सॉ एज। तो यूएसए ने जो यूएस का जो मेन वो था मार्केट थी, वो चाइना में थी। किसकी? यूएस की। अब जापान का पीछे रहना है, तो जापान ने सोचा कि जब यूएसए इसके साथ में ट्रेड कर सकता है, इसके अच्छे साथ में रिलेशंस है, तो धीरे धीरे जापान भी यूएस के साथ मिलकर चाइना को क्या करेगा? ओवरकम करेगा। इसके साथ मिलकर के, चलो ना यार, दोनों चाइना में मिलकर काम करते हैं, तो चाइना को ये अपनी कॉलोनी बनाएगा बाद में। ठीक है, एट दैट टाइम देयर वाज ओनली वन वेस्टर्न कंट्री दैट ट्रेडेड विद द जापान।
ठीक है। वेस्टर्न कंट्री, अब अमेरिका कहाँ है, वेस्टर्न साइड में है, जापान और ये कहाँ पर, ये ईस्टर्न साइड में है। तो इन दिस सिचुएशन देयर वाज अ ओनली वेस्टर्न कंट्री, क्या, यूएस की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट ट्रेडेड विद द जापान। तो सिर्फ ये कि वही कंट्री थी जो जापान के साथ ट्रेड कर रही थी वेस्टर्न साइड में। सो हॉलैंड, ठीक है, वो क्या नाम था, हॉलैंड था, ठीक है। तो अमेरिका तो कर ही रही थी, वो वेस्टर्न साइड में थी, वेस्टर्न साइड में ये जो एकमात्र कंट्री थी हॉलैंड, ये क्या कर रही थी, चाइना, इसे जापान के साथ ट्रेड किया करती थी। तो 1868 में मूवमेंट रिमूव्ड, ठीक है, अ मूवमेंट रिमूव द शोगुन एंड बॉट द एम्परर टू ईडो, ठीक है। तो 1868 में क्या होता है, एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एक मूवमेंट, एक आंदोलन चलाया जाता है जिसने शोगुन को रिमूव कर दिया एंड ब्रॉट टू द एम्परर टू इडू, और फिर इडू को लेकर आती है, ठीक है। दिस वाज मेड टू द कैपिटल एंड, और आपको पता है कि इडू आज का टोक्यो है जो कि उसकी कैपिटल बनाई जाती है, रीनेम द टोक्यो विच मीन्स द ईस्टर्न कैपिटल। इसका मतलब ये कि उसकी ईस्टर्न कैपिटल जो थी अब वो टोक्यो हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। ये क्या है, ये मेजी का रिस्टोरेशन पढ़ रहे हैं, मेजी का रिस्टोरेशन पढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो आते ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, चीजों को डेवलप करने में टाइम लगता है, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि कहां कहां पर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो अपनी कैपिटल को देखेगा, आसपास के जो उसके एरिया है जहां से उनको खतरा बन सकता है, जहां से उनको एक तरह से डर लग रहा था कि ये अटैक करके या मेरी इनको अपनी मेरे जो बाउंड्री जो एरियाज हैं उनको कहीं कैप्चर करके वो एंटर ही ना कर जाए। तो पहले चीजों को ना देखना पड़ता है, तब जाकर वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, अब जो मेजी ने रिफॉर्मेशन की कि किस तरह से मेजी जो रिस्टोरेशन के होने के बाद उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर किस किस तरह से डेवलपमेंट की वो देखने हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सबसे पहले हमें क्या करना है, जब शोगुन हट गया, ठीक है, जब शोगुन डायनेस्टी हट गई तो उस सिचुएशन में ये मेजी आएगा, ठीक है। मेजी किस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसमें चेंज लेकर आएगा। तो सबसे पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स करेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में द मेजी गवर्नमेंट इम्पोज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बाय द अल्टरिंग ओल्ड विलेज एंड द ऑल्टरिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, कभी आप मम्मी आज मेरी पैंट ना, आज मेरी शर्ट या मेरा सूट जो है, आज मेरा कुर्ता जो है वो थोड़ा सा लूज हो गया या थोड़ा सा टाइट है, तो इसको मैं ऑल्टर के लिए देकर आता हूँ, मतलब ठीक ठाक करने के लिए देकर आता हूँ, ठीक है, जो मुझे पहनने में फिट लगे। या इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, ठीक है, अगर मैं ये नहीं करता तो इसका ऑल्टरनेट क्या है, तो ऑल्टरनेट वर्ड जो है इसका मतलब है कि चीजों को सुधारना, उसका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बाय द अल्टरिंग द ओल्ड विलेज, तो जो पुराने टाइप के विलेजेस थे जिसमें किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, अब उनको एक नया मोड़ देना था, एक नई तरह से उस पर डेवलपमेंट करनी थी, ठीक है। जो पुराने तरीके के रीति रिवाजों से उनको बाहर लेकर आना था और नई डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना था, जो कि डायरेक्शन कौन सी होगी, मॉडर्नाइजेशन की, ठीक है। तो ओल्ड विलेज को कन्वर्ट किया जाएगा, एक बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर भी डेवलपमेंट की जाएगी। एंड द डोमेन बाउंड्रीज टू इंटीग्रेट द नेशन, और सबसे पहले कंट्री कब सुरक्षित रहती है, कब सिक्योर रहती है, जब उसकी बाउंड्रीज जो हैं वो सिक्योर रहेंगी, है ना। बाउंड्रीज पर जितने भी एरियाज हैं, आपने इंडिया का देखा होगा ना, बाउंड्रीज पे, हर बाउंड्रीज पे हमारी आर्मी जो है लगी रहती है, ताकि बाहर से कोई भी आउटसाइडर अटैक ना करे किसी भी डायरेक्शन से। तो कंट्री को सिक्योर करने के लिए बाउंड्रीज पर भी ध्यान देना होगा। तो डोमेन बाउंड्री टू इंटीग्रेट द नेशन, ठीक है, तो डोमेन बाउंड्री को जो है वो एक तरह से बाउंड्री तय कर दी जाएगी, ताकि इतना इतना एरिया हमारा जापान का है, इतना उसका है, इतना उसका है। बाउंड्री बनेगी तभी तो हम बाउंड्री के अंदर अपनी चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे ना। तो जैसे जापान की मान लो कोई भी बाउंड्री नहीं है, इंडिया की कोई बाउंड्री नहीं है, तो क्या पता इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, नहीं पता ना। तो ऐसे ही जापान ने पहले अपनी बाउंड्री को सेट किया, बाउंड्री को सेट करने के अब उसका प्रॉपर एक तरीके सा एरिया बन गया है, ठीक है, और उसमें वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो फ्यूडलिज्म वॉज अबॉलिश अंडर द मेजी रूल। अभी जो फ्यूडलिज्म चल रहा था ना, फ्यूडलिज्म क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में। फ्यूडलिज्म होता है रिलेशन बिटवीन द लॉर्ड एंड द पीजेंट्स, ठीक है। अब जो वो रिलेशन होता है लॉर्ड और पीजेंट का, वो तो खत्म हो गया, यानी कि जो पावर होगी ना, अब उसको सिर्फ वही लोग यूज नहीं करेंगे जो रिच होते हैं, ठीक है। अब इस तरह के रूल को ब्रेक कर दिया जाएगा। तो ये जो फ्यूडलिज्म है उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा जब मेजी का रूल आएगा, ठीक है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो ये क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में सबसे पहले हमने क्या देखा, ओल्ड विलेजेस को ऑल्टर किया गया, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, डोमेन बाउंड्रीज थी जो है उसको
फिक्स किया गया और फिर एक पर्टिकुलर नेशन बनाया गया, ठीक है। अब उस नेशन में 1871 में फ्यूडलिज्म, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। फ्यूडलिज्म को मेजी रूल ने कब अबॉलिश किया? तो 1871 में, ठीक है। फ्यूडलिज्म खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या आ जाएगा? अदर मेजी रिफॉर्म्स। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। मेजी की रिस्टोरेशन, ठीक है। मेजी कैसे स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। तो मेजी का रीजन क्या था बच्चे स्टैब्लिश होने का? जाहिर सी बात है कि जापान के अंदर, ठीक है, जाहिर सी बात है कि वहां पर चीजें ना बिल्कुल अशांति फैल जाएगी, ठीक है। अशांति फैलेगी तो आउटसाइडर आएंगे, उसका फायदा उठाएंगे। तो अब ये मिजी जो था, मिजी लोग क्यों लेकर आए? ताकि लोगों को ये लग रहा था कि इसके आने से हमारी कंट्री डेवलप कर सकती है, ठीक है। तो इसके आने से कंट्री ने डेवलपमेंट भी की, तो इसके चलते मिजी वहां पर आया और उसने शोगुन को रिप्लेस कर दिया। अब ये किस किस तरह के रिफॉर्म करेगा? तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पढ़ लिया, अब हम ये इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ रहे हैं। अनदर मेजर रिफॉर्म वाज मॉडर्नाइजेशन टू द इकोनॉमी, जापान फर्स्ट रेलवे। अब जापान के अंदर पहली बार रेलवे लाइन आएगी। रेलवे के आने से जो सामान जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना लाना होता है, अब ट्रेन के थ्रू वो चीजें बहुत ही इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर क्विकली मूव करवा दी जाएगी या क्विकली उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। पैसेंजर्स भी होंगे, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेबरिंग का काम करते थे, वर्कर्स भी आएंगे जाएंगे। तो रेलवे के आने से वहां पर बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होती है बिटवीन द टोक्यो एंड द पोर्ट ऑफ द योकोहामा। तो अब ये जो रेलवे लाइन बिछेगी ये टोक्यो से लेकर के, और पोर्ट है वहां का, ठीक है, योकोहामा, वहां से वहां तक ट्रेन चलने लगेगी। जैसे हमारे इंडिया में सबसे पहले जो है वो ट्रेन कब लाई गई थी? 1853 में लॉर्ड डलहौजी लेकर आएंगे उसको, ठीक है, जो मुंबई टू थाना चली थी 34 किलोमीटर, राइट। सो इट वाज बिल्ड इन द, तो इसको कब बनाया गया? 1870 में, 1870 टू 72 में, 2 साल के अंदर इसको बनाया गया। और इससे यहां तक जाने में चीजों को इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन किया गया। 1872 की बात है। मॉडर्न बैंकिंग, लोगों के पास देखो ट्रेड बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज के बढ़ने से ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड के बढ़ने से दूर दूर के देशों के साथ, एरियाज के साथ में उनके ट्रेडिंग रिलेशन बनेंगे, ट्रेडिंग रिलेशन बनेंगे तो उनके पास पैसा आएगा कि नहीं? पैसा आने, अब वो रखेंगे कहाँ इतने पैसों को? अब बैंकिंग का भी स्टैब्लिशमेंट होगा, ठीक है, तो बैंक्स वगैरह भी बनने लगेंगे। तो मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वर लॉन्च। जाइबात्सु कहते हैं बच्चे बिजनेस फैमिलीज को, ठीक है, जो बिजनेस, जो मर्चेंट होते हैं, ट्रेडर्स की फैमिली होती है, मर्चेंट्स होते हैं, उनको जाइबात्सु बोलते हैं, ठीक है, जापानीज में। तो जाइबात्सु डोमिनेटेड द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी पे किसकी डोमिनेंस होती है? इन बिजनेस पर्सन्स की होती है, बिजनेस जो मैन होते हैं ना, इनकी। जाहिर सी बात है कि जो बिजनेस करेगा एक तरह से इकोनॉमी में उनका तो बोलबाला रहेगा ही, फार्मर्स का थोड़ी ना रहेगा, ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, अब ये हम क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म करते हैं। जब ये आपका क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरीके से हेडिंग्स बना देना, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, टेक्सटाइल मशीनरी। अब किस तरह से इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म किया जाएगा? टेक्सटाइल मशीनरी वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूरोप से मशीनें लाई जाएंगी। डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए कुछ अच्छा भी तो करना पड़ेगा ना। अब ओल्ड तरीके की मशीनें वहां पर लगी रहेंगी तो किस तरह से डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी। चीजें अगर प्रोडक्शन निकलेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो वो अगर कम मात्रा में हो रही है, कम क्वांटिटी में हो रही है, ज़्यादा क्वांटिटी में होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना। अब अच्छी तरीके की अच्छी वाली मशीन लेकर लाई जाएंगी वहाँ पर जापान के अंदर। कहाँ से? यूरोप से उसको इंपोर्ट करवाया जाएगा। एंड द फॉरेन टेक्निक्स वर एम्प्लॉयड टू द ट्रेन वर्कर्स, ठीक है। और क्या किया जाएगा? फॉरेन टेक्निक्स वर एम्प्लॉयड टू द ट्रेन वर्कर्स। अब ट्रेन, ठीक है, रेलवे लाइन आने लगी, ट्रेन भी तो बनाई जाएगी ना। ट्रेन को बनाने के लिए वर्कर्स को हायर किया जाने लगा, उनको भी काम मिल गया। एज वेल एज टू टीच इन द यूनिवर्सिटीज एंड द स्कूल। अब उनको इस तरह के वोकल एजुकेशन भी दी गई, किस तरह से उनको काम करना है। वोकल एजुकेशन समझते हो ना? आपको अगर कोई काम सीखना है, आपको ठीक है मैकेनिक बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उससे पहले आपको वो चीज़ें सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो ट्रेन बनाने के लिए पहले उनको लिखाया पढ़ाया जाता था, उनको वोकेशनल एजुकेशन दी जाती थी, राइट। तब जाकर के वो इस काम में माहिर होते थे। एंड द जापानीज स्टूडेंट वर सेंट टू अब्रॉड। तो बच्चों को स्कूल में पढ़ा लिखा करके और फिर क्या करते थे? जापानीज लोग उनको अब्रॉड भेज दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंट्री में पढ़ के, मैं ये नहीं कह रही कि सारे बच्चे अब्रॉड चले जाएं, तो कुछ ऐसे होंगे जो अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, ठीक है, उनको इंटरेस्ट होगा, तो वो बच्चे अब्रॉड जाएंगे और अपने इंटरेस्ट के जहाँ पर उनको बिजनेस अपना रन करना है उसकी वोकल एजुकेशन वो बाहर से लेकर आएंगे। क्योंकि इस टाइम तक, अभी तक इसमें यहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं होती, तो बाहर जाएंगे, वहां से पढ़ लिख कर अच्छी एजुकेशन लेकर आएंगे और ये एजुकेशन को अप्लाई करेंगे अपनी कंट्री के अंदर।
ठीक है। अब कोई इंजीनियर है, ठीक है, इंडिया में बहुत अच्छी इंजीनियरिंग होती है, लेकिन इससे भी एक लेवल अप जो है वो किसी अदर कंट्री में, यूएस में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, ठीक है, और अदर कंट्रीज में हो रहा है, चाइना में हो रहा है। तो इस सिचुएशन में वहां से अच्छी अच्छी चीजें सीख कर आएंगे ना, और वो चीजें सीख करके अपनी कंट्री में उसको अप्लाई करेंगे तो डेवलपमेंट होगी, जाहिर सी बात है ना। Okay, so people as well as teach the university, school and student were sent abroad. The number of the people manufacturing increase, ठीक है, number of people in manufacturing increase. तो जो manufacturing industries होती है वहां पर लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी. After that over half of these employment, ठीक है, over half of these employment in the modern factories were women. अब इनमें ना सिर्फ मैन लोग ही काम नहीं करते थे, विमेन भी इन फैक्ट्रीज के अंदर काम करेगी और अपना कंट्रीब्यूशन देंगी, ठीक है। अब विमेन की भी जो कंडीशन है या उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी धीरे धीरे देखने को मिलने लगेगी। सो द साइज ऑफ द फैक्ट्रीज ऑल्सो बिगेन टू इंक्रीज। तो पहले छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती थी जिसमें सिर्फ लिमिटेड ही वर्कर्स काम किया करते थे, अब फैक्ट्री का साइज भी बड़ा होने लगा जिसमें नंबर ऑफ जो वर्कर्स होते हैं वो भी बढ़ने लगे, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ने लगा, राइट। एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एग्रीकल्चर पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट की गई। फंड्स वर रेज्ड बाय द लिवाइंग एंड द एग्रीकल्चर टैक्स, ठीक है। अब प्रोडक्शन अच्छी होने लगेगी तो लोगों के ऊपर जो है वो टैक्स जो है लगाया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट की इनकम बनेगी। साथ में उनको लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होती हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से उनको भी हेल्प दी जाती थी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में इन 1889 जापानीज अडॉप्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जापान में 1889 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखो कोई भी कंट्री जब फ्री होती है, रिपब्लिक होती है, तो उसमें अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी चलना होता है, ठीक है। सो द मेजी कॉन्स्टिट्यूशन हैड क्रिएटेड अ डाइट। डाइट किसको बोलते हैं बच्चे? पार्लियामेंट को बोलते हैं। डाइट किसको बोलते हैं? पार्लियामेंट को, ठीक है, पार्लियामेंट को, ठीक है। डाइट किसको बोलते हैं? जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं। एंड डिक्लेयर द एम्परर एज द कमांडर ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। अब ये कौन होंगे? अब ये जो राजा होगा, ठीक है, वो क्या होगा? एक तरह से आप कह सकते हो जैसे पाकिस्तान में पहले जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग हुए थे, तो वहां पर ना जो चीफ कमांडर होते थे आर्मी के, वही उनके प्रेसिडेंट बनते थे। तो जो हैड क्रिएटेड अ डायट, तो मेजी ने क्या किया? एक डायट क्रिएट करी, ठीक है। एंड डिक्लेयर द एम्परर, और एम्परर को बोला गया कि वही कमांडर होगा फोर्स का, ठीक है, चीफ कमांडर होगा। इट वॉज बेस्ड ऑन द रिस्ट्रिक्टेड द फ्रेंचाइजीज, और इसको फ्रेंचाइजीज के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मतलब कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग जो वोट करके अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी डर था कि अगर लोगों को ये राइट दे दिए तो कल का क्या भरोसा लोगों का, वो मेरे को ही हटा दे। तो इन्होंने वो सारी पावर अपने हाथ में रखी, लोगों को बिल्कुल पावर नहीं दी, राइट। और वहां पर मिलिट्री रूल जो है वो लागू कर दिया जाता है, ठीक है। लागू करने के बाद किस तरह से रिफॉर्म तो ठीक है हो रहे थे, लेकिन वो पावर भी अपने हाथ में ले रही थी ताकि कोई और उसको रिप्लेस ना कर सके। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ मुझे जल्दी जल्दी से। अब मेजी रिफॉर्म में हम आगे क्या पढ़ेंगे? मेजी रिफॉर्म में हम आगे पढ़ेंगे कि और किस किस तरह के मेजी में रिफॉर्म्स के मेजी ने। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी किए गए। न्यू स्कूल सिस्टम बिगेन टू बिल्ड फ्रॉम द 1870s। अब देखो हमारे इंडिया में भी जो एजुकेशन पॉलिसीज आती रहती हैं, कुछ ना कुछ उसमें मॉडर्नाइजेशन होता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन होती रहती है, रिफॉर्म्स होते रहते हैं, ताकि एजुकेशन क्वालिटी को अच्छा किया जा सके, बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, सो दैट कि हमारी कंट्री भी तो उतनी डेवलप करेगी जहां पर एजुकेशन अच्छी होगी। तो मीजी क्या करेगा? एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स करेगा, ठीक है। सो न्यू स्कूल सिस्टम बिगेन टू बिल्ड फ्रॉम द 1870। स्कूलिंग वाज कंपल्सरी, सबके लिए कंपल्सरी कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि हमारे पहले के टाइम में इंडिया में ऐसे क्या होता था कि बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, लड़कियों के लिए समझाता था तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो अपना शादी वादी करके और तुम्हें तो अपने ससुराल जाना है, क्या करोगी तुम पढ़ लिख कर, तुम्हें तो घर का काम ही करना है, चूल्हा चौकी करनी है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, यही होता था। लेकिन अब मिजी ने रिफॉर्म्स में क्या किया? स्कूल, इसमें एजुकेशन रिफॉर्म में सभी के लिए स्कूल कंपल्सरी कर दिया, चाहे वो बॉयज है चाहे वो गर्ल्स है ना डेवलपमेंट की बात, ठीक है। तो इस तरह का डेवलपमेंट अगर किया जाएगा, इस तरह के अगर रिफॉर्म्स किए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि कंट्री में डेवलपमेंट तो होनी है। तो बॉयज एंड द गर्ल्स एंड बाय द 1910s ऑलमोस्ट द यूनिवर्सल, ठीक है। और फिर इसको ना सिर्फ जो है पर्टिकुलर एक जापान के अंदर ही, बल्कि इसको पूरी यूनिवर्स के अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अब जो है वो
बॉयज और गर्ल के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, तो हर कोई स्कूल जाएगा। और पेरेंट्स को भी बोल दिया गया कि खबरदार तुमने अगर अपने बच्चों को जो है वो स्कूलिंग से रोका, ठीक है, पढ़ने से रोका, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज है, तो सभी को स्कूल जाना है और पढ़ करके अपना अच्छे से अपनी लाइफ को भी, देखो कहते हैं ना कि जब एक गर्ल्स को पढ़ाया जाता है तो वो 2 घरों को सुधारती है ना। तो यही चल करके आगे लोगों की बातें समझ में आने लगी कि एक गर्ल्स को पढ़ाने में किस तरह से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है देश की डेवलपमेंट में, कि जब गर्ल्स को पढ़ाया जाता है और बॉयज को साथ साथ में वो कंधे से कंधा मिलाकर चलती है तो वो कंट्री और दुगनी तेजी से डेवलप कर सकती है। तो अभी भी आज के टाइम में अगर देखा जाए तो लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। तो आपने डायलॉग सुना होगा ना, मारी छोर यहाँ के छोरों से कम है। तो ये डायलॉग जो है सटीक एकदम इस पर फिट बैठता है कि किस तरह से लड़कियों की एजुकेशन से कंट्री आगे बढ़ने लगती है। इंस्टीट्यूशंस फीस वर द नॉमिनल। अभी जो स्कूलों में फीस वगैरह रखी जाती थी, नॉर्मल रखी जाती थी ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। टोक्यो यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश। अब टोक्यो में, जो कि उनकी कैपिटल थी, ठीक है, इडू जिसको कहा जाता था, टोक्यो में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर दी जाती है कि स्कूल खत्म होने के बाद अब वो यूनिवर्सिटीज में जाकर के अपनी जो है वो पढ़ाई करेंगे। तो ये यूनिवर्सिटीज टोक्यो में कब लगाई जाती है? 1877 में ओपन कर दी जाती है। मिलिट्री रिफॉर्म्स भी होंगे, हर तरीके से देख लो ना, हर तरीके के रिफॉर्म किए गए। और ये लगा लो, ये आपका 101% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका 101% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का 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 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, टोक्यो यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश 1877। मिलिट्री रिफॉर्म में ऑल द यंग मैन ओवर द 20 हैड टू, जो भी 20 साल के हो जाते थे उनको कुछ टाइम के लिए मिलिट्री में अपनी सर्विसेज देनी होती थी, ठीक है। अ मॉडर्न मिलिट्री फोर्सेस वाज डेवलप। तो मिलिट्री में भी डेवलपमेंट की गई, अच्छे अच्छे वेपन्स को लाया गया, ठीक है, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दी गई। तो जितनी अच्छी ट्रेनिंग देंगे सिचुएशन को फेस करने की सोल्जर्स को, वो उतनी बहादुरी के साथ लड़ेंगे और दुश्मन पर वो दुश्मनों को हरा देंगे। तो इस तरह के रिफॉर्म्स किए गए मिलिट्री के अंदर। द मिलिट्री एंड द ब्यूरोक्रेसी वर केप्ट अंडर द डायरेक्ट कमांड ऑफ द एम्परर। तो इसका पूरा जो कमांडर था ना, इसका पूरा जो मास्टरमाइंड था कि किस तरह से रिफॉर्म किए जाए, और सारी एम्परर की रेख में हुआ करती थी। क्योंकि आर्मी एक ऐसा पार्ट होता है कंट्री का जो कि जो है हमारी कंट्री को डेवलपमेंट में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन देता है, कि अगर आर्मी से हमारी कंट्री सुरक्षित है तो हम डेवलपमेंट अच्छे से कर सकेंगे। अगर मान लीजिए आउटसाइडर बार बार अटैक करते रहो तो डेवलपमेंट कहाँ होगी। तो इसके लिए आर्मी को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए अच्छे अच्छे वेपन्स देने होंगे, उनको अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी। तभी तो सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ना, ताकि वो दुश्मनों का सामना अच्छे से कर सके और अंदर रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि गवर्नमेंट और साथ साथ में गवर्नमेंट अपनी डेवलपमेंट भी कर सके, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो एक बार फिर से देख लिया जाए, मैं इसको रिकैप कर देती हूँ, ठीक है, रिकैप कर देती हूँ। तो फर्स्ट मेजी ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए थे? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। इसमें क्या बताया था? इसमें ओल्ड विलेजेस को ऑल्टर किया गया था, ठीक है, और बाउंड्रीज को सेट किया गया, और उसके बाद 1871 में फेडरलिज्म को अबॉलिश कर दिया गया। इकोनॉमिकल रिफॉर्म में क्या करेंगे? इकोनॉमिकल रिफॉर्म में ठीक है, रेलवे लाइंस आई जाएंगी, ठीक है, बिछाई जाएंगी। तो रेलवे लाइंस के बिछाने से, जो कि टोक्यो से योकोहामा तक उसमें रेलवे लाइन बिछाई गई, जिससे कि सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही इजीली और तेजी से पहुंचाया जा सके। उसके बाद हमने देखा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में भी होंगे कि नई नई टेक्नोलॉजीज के अच्छे अच्छे उनको फार्मर्स को जो है वो सीड्स दिए जाएंगे, फर्टिलाइजर्स दी जाएगी, साथ साथ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपन होंगी। इंडस्ट्रीज में भी अच्छी क्वालिटी की मशीनें लगाई जाएंगी जो कि यूरोप से मंगवाई जाएंगी। उसके बाद हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पढ़े, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में फंड्स वर रेज्ड बाय द लिवाइंग एंड एग्रीकल्चर टैक्स। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? उनको फंड दिया जाएगा। फंड से क्या होगा? एग्रीकल्चर अच्छी प्रोडक्शन होने लगी। फंड उनको एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता था। फार्मर जो है गवर्नमेंट से लोन लेने के बाद में वो अपने खेतों में, अपने फील्ड्स में अच्छी तरह की फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स होते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए जो अच्छे अच्छे इक्विपमेंट होते हैं उनको यूज करते हैं। तो इससे क्या प्रोडक्शन अच्छी होगी, और प्रोडक्शन अच्छी होगी तो स्टेट के पास में रेवेन्यू टैक्स भी अच्छा जाएगा। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी किए जाएंगे। तो जापान में, ठीक है, 1889 में जापान में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, और जापान की पार्लियामेंट का नाम होगा डायट। यहां से वो अपने क्या करेगा? अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है। और जो कमांडर होगा फोर्सेस का, वो कौन होगा? वो खुद एम्परर होगा, जिसकी देखरेख में ये सारे काम होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हम देखेंगे कि स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म होंगे। तो नए नए स्कूल खोले जाएंगे, सभी को कंपल्सरी कर दिया जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स को स्कूल जाना, ठीक है। फीस जो है बहुत ही नॉमिनल रखी जाएगी। यूनिवर्सिटीज ओपन कर दी जाएंगी। मिलिट्री रिफॉर्म होंगे, जो कि सारी की चीजें जो है वो एम्परर के
हाथ में होंगी। तो री इमर्ज द एज द ग्लोबल इकोनॉमिक। अब ये क्या कह रहा है, री इमर्ज का क्या मतलब होता है, ठीक है, री इमर्जेंस ऑफ द जापान एज द ग्लोबल इकोनॉमिक। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक का मतलब होता है बड़े लेवल पर। अब खाली एक जापान अपनी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि वो अदर कंट्री के साथ रिलेशन बना करके बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहा है। बाकी की कंट्रीज भी अब जापान को जानने लगी थी कि कितना तेजी से वो डेवलप कर रहा है। ड्यूरिंग द 1930 की बात है, ठीक है, ड्यूरिंग द 1930 जापान एक्सरसाइज इंपेरियलिस्ट पॉलिसी एंड इन्वेडेड चाइना टू एक्सटेंड इट्स कॉलोनियल एम्पायर। मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या कहा था कि एक टाइम आएगा जब जापान चाइना को ओवरकम कर देगा, ठीक है, चाइना पर अपना कब्जा कर लेगा, चाइना को अपने काबू में कर लेगा और चाइना को अपनी कॉलोनी बना लेगा। ठीक है, चाइना को अपनी कॉलोनी बना लेगा। तो जापान अटेम्प्ट टू कार्व आउट अ कॉलोनियल एम्पायर एंडेड विद इट्स डिफीट बाय द अलाइड फोर्सेस। जापान क्या करेगा, अब आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके चलो किसके साथ में, वर्ल्ड वॉर के साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थी अलायंस पावर, दूसरी तरफ थी एक्सिस पावर। तो एक्सिस पावर की तरफ से क्या हो रहा था, एक्सिस पावर की तरफ से जापान जो है वो लीड कर रहा था। ठीक है, और फिर बाद में वो हार जाता है, फिर इसके ऊपर बहुत ही हार्श ट्रीटी इंपोज कर दी जाती है, वर्साइल ट्रीटी जो होगी इसके ऊपर इंपोज कर दी जाती है। कितना नुकसान हुआ दोनों तरफ से, उसके पूरी की पूरी पेनल्टी जो है वो तुम लोग लोगे, यानी कि हारी हुई कंट्री। तो इसमें क्या कहता है कि ड्यूरिंग द 1930s की बात है कि एक्सपेंशन एक्सरसाइज इंपेरियल पॉलिसी एंड इन्वेडेड द चाइना एक्सटेंड इट्स कॉलोनियल एम्पायर। सो जापान अटेम्प्ट टू कार्व आउट द कॉलोनियल एम्पायर एंडेड विद इट्स डिफीट बाय द अलाइड फोर्सेस। तो ये अलाइड फोर्सेस से क्या हार जाता है, अलाइड फोर्सेस से ये हार जाता है। हाउएवर इट वाज डिफीटेड इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड अभी मैंने बताया ना कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक तरफ तो थी जापान, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, एक तरफ थी एक्सिस पावर, ठीक है, और दूसरी तरफ थी अलाइड पावर। दूसरी तरफ क्या थी, अलाइड पावर। ठीक है, एक्सिस पावर में लीड कौन कर रहा था, जापान कर रहा था। ठीक है, जापान कर रहा था, राइट, और इसकी जो साथ देने वाली कंट्रीज थी, ठीक है, जर्मनी कर रहा था। ठीक है, लीड कौन कर रहा था, जर्मनी, और जर्मनी का साथ कौन दे रहा था, जापान। जापान के साथ साथ में ऑटोमन एम्पायर भी था। ठीक है, जर्मनी के साथ साथ में ऑटोमन एम्पायर भी था, राइट, और ऑटोमन एम्पायर के साथ साथ में यहां पर 3 से 4 कंट्री थी। तो इधर भी बड़ी दिग्गज कंट्री थी, जैसे यूएस इस साइड में आता है, यूएस बाद में आता है लेकिन होता है अलाइड पावर की तरफ में। तो यूएसए था, रशिया था, ठीक है, यूएसए था, रशिया था, फ्रांस था, और क्या था, ब्रिटेन था। ठीक है, और क्या था, ये फ्रांस था और ब्रिटेन था, राइट। तो ये दिग्गज कंट्री अलाइड पावर की तरफ से थी, और इधर जर्मनी जो इस एक्सिस पावर से लीड कर रहा था, जापान नहीं, सॉरी बच्चे, ये था एक्सिस पावर से, और जर्मनी लीड कर रहा था, जो कि क्या आ जाएगा, हिटलर, आपने नाम सुना होगा ना। हाँ, तो जर्मनी जो है वो लीड कर रहा था एक्सिस पावर की तरफ से, और उनका साथ दे रहे थे जापान। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, और भी आएंगे जैसे दूसरे जो कंट्री होगी, बाकी की कंट्रीज होंगी, छोटी छोटी कंट्रीज होगी, वो भी क्या करेगी, एक्सिस पावर का साथ देंगी। लेकिन अलाइड पावर से ये एक्सिस पावर डिफीट हो जाती है। ठीक है, डिफीट हो जाती है, और यहाँ पर जो एक तरह का कॉलोनियल एम्पायर चल रहा था वो खत्म हो जाता है, वो एंड हो जाता है। हाउएवर इट वाज डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से लेकर के 45। ठीक है, 1939 से 45 के बीच में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। व्हेन द यूएसए ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब ऑन द हिरोशिमा और नागासाकी। जापान की 2 कंट्री थी। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है इतना, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, इससे क्या कनेक्शन है, जापान को नुकसान कब होता है और किस तरह से वो डेवलप करती है, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो 1939 से लेकर के 39 से 45 तक चला था, ये एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यूएस ने क्या सोचा, ठीक है, कि भाई इसको एंड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो दोनों तरफ से जो इतना नुकसान हो रहा है, लोग भी मारे जा रहे हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नुकसान हो रहा है दोनों तरफ से, और इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, सब कुछ, ट्रेड वगैरह सब कुछ बंद हो गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। तो यूएस ने क्या किया, जापान की 2 सिटीज थी, कौन सी, हिरोशिमा और नागासाकी, जिस पर की 6 और 9 अगस्त को, ठीक है, 6 और 9 अगस्त 1945 को क्या किया, उसमें बैक टू बैक जो है वो वहां पर बॉम्ब ड्रॉप किए। ठीक है, एटॉमिक बम
बॉम्ब्स जो है वहां पर गिराए और इस तरीके से ये दोनों ही सिटीज जो थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। माना जाता है कि वो इतना भयंकर एक्सप्लोड था, ठीक है, कि आज तक वहां के बच्चे जो हैं वो बाल्ड पैदा होते हैं, मतलब उनकी आईब्रोज में जो हेयर होते हैं वो नहीं होते हैं और सर पे बाल भी बहुत कम होते हैं, आंखें बिल्कुल छोटी छोटी रहती है। उसका इफेक्ट आज भी वहां के लोगों में देखा जाता है। इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। सो इट रिजल्टेड द ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ द मासेस अंडर द यूएस लेड द ऑक्यूपेशन 1945 से 47। तो अंडर द यूएस लेड द ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम, ठीक है, जिस काम को लेकर के यूएस लीड कर रहा था 1945 से 47 के बीच में, जापान वाज डीमिलिटराइज्ड एंड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो जापान को काफी नुकसान हुआ, तो इस सिचुएशन में जापान एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आता है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, ड्यूक जिसको बोला था। तो जापानीज फिलोसफर मैके द सेस्ट्रोई 1860 से 1945 आर्ग्यूड दैट द ईच नेशन मस्ट बी डेवलप्ड। तो हर एक नेशन, इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट किया, कौन थे ये देखो, ये कौन थे, एक जापानीज फिलोसफर थे जिनका नाम था मियाके सेत्सुरई, ठीक है, मियाके सेत्सुरई जापानीज फिलोसफर थे। इन्होंने आर्ग्यूमेंट की कि किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि हर नेशन को ये राइट होना चाहिए कि वो अपने तरीके से डेवलपमेंट करे, उसमें किसी की कोई जो है ऊपर से कोई फोर्स या कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर किसी कोई तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा ये जो मियाके सेत्सुरई थे, जो कि इन्होंने 1860 से 1945 के बीच में इस तरह का जो इनका टाइम पीरियड बताया गया है, इन्होंने आर्ग्यू किया दैट द ईच नेशन मस्ट डेवलप इट्स अ स्पेशल टैलेंट। सभी कंट्रीज के अंदर, लोगों के अंदर ना कोई तो सबके अंदर टैलेंट होता है, उस टैलेंट के बेस पर कोई भी कंट्री जो है वो अपने तरीके से डेवलपमेंट कर सकती है, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया है, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा है, तो इंडिया एग्रीकल्चर में अपना बहुत अच्छा आउटपुट दे सकती है। कोई इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी है, चाइना है, जापान है, वो इंडस्ट्रीज में दी बेस्ट है, ठीक है, तो उनको अपनी तरीके से डेवलपमेंट करने दीजिए। तो आर्ग्यू दैट द ईच नेशन मस्ट डेवलप इट्स द स्पेशल टैलेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड आपने भी देखा होगा कि जो चाइनीज सिविलाइजेशन है ना, वो दुनिया की 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, सुना ना। तो एक आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो गया, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया, इजिप्ट सिविलाइजेशन हो गया। तो 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से चाइना की सिविलाइजेशन भी उनमें से एक है, ठीक है। सो ताकि हम अपनी सिविलाइजेशंस को बरकरार रख सकते हैं, तो जो ओल्ड ट्रेडिशन चलता आ रहा है चाइना के सामने, जो ओल्ड ट्रेडिशन को लेकर के उसमें नए नए रिफॉर्म करने के को लागू करना था, मतलब कि अपने पुराने रीति रिवाजों को साथ लेकर के उसको नई डायरेक्शन की तरफ चलना था, ठीक है। तो द रैपिड rebuilding on the Japanese economy after the shattering defeat was called a post-war that is miracle। क्या कह रहा है ये, ठीक है, चाइना को भी थोड़ी देर के लिए हम रहने देते हैं। तो जापानीज फिलोसफर मियाके द सेत्सुरई argued that which nation must be, ठीक है, each nation must be develop its a special talent in the interest of the world civilization। जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हुए और अपनी कंट्री को अपने टैलेंट के बेस पर आगे बढ़ाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को भी तो फायदा होगा ना, ठीक है। सो द रैपिड रीबिल्डिंग ऑफ द जापानीज इकोनॉमी, इतनी तेजी से जापानीज इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी, आफ्टर इट शटरिंग द डिफीट वाज कॉल्ड द पोस्ट वॉर मिरेकल। पोस्ट वॉर का मतलब होता है उस वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक मिरेकल हुआ, एक चमत्कार हुआ कि कितनी तेजी से ये जापान आगे बढ़ता है। और इसको देख करके, इसी डेवलपमेंट, इसी जो रैपिड स्पीड को देखते हुए क्या किया, जापान से लोग क्या करने लगे, जापान एक बहुत बड़ी, बहुत डेवलप्ड कंट्री बन गया था। तो री इमर्जेंस ऑफ द जापान एज द ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, इसीलिए कहा है कि ग्लोबली अगर हम देखें, वर्ल्ड के तौर पर हम देखें, तो जापान जो है अब वो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री बन चुका था, सबसे बड़ी डेवलप्ड कंट्री बन चुका था। यूएस को भी पीछे छोड़ दिया था, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया था। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब चाइना इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ द चाइना। अब चाइना की हिस्ट्री पर बात करते हैं। अभी हमने जापान की हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, जापान में सारी चीजें पढ़ ली हमने कि मीजी का रिस्टोरेशन होता है, मीजी ने किस किस तरह के रिफॉर्म्स किए, ठीक है। उसके बाद उसमें एक ड्यूक बनता है, ड्यूक में किस तरह के प्रपोजल्स रखे जाते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी हमने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, चाइना के बारे में पढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न, चाइना की हिस्ट्री हमारी इंडिया की हिस्ट्री की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है,
ठीक है, कैसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न चाइना, ठीक है, आज का जो आप मॉडर्न चाइना देख रहे हो ना, उसकी अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कैन बी ट्रेस्ड एट द फर्स्ट एनकाउंटर विद द वेस्ट इन द 16 एंड 17 सेंचुरी। तो इनका फर्स्ट एनकाउंटर कब हुआ था? 16 और 17 सेंचुरी में। बात करते हैं स्टार्टिंग से 1839 से 42 के बीच में, ब्रिटिश वोन द फर्स्ट ओपियम वॉर। यहां से क्वेश्चन आता है 1 मार्कर, फर्स्ट ओपियम वॉर जो कि हुआ था ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन और चाइना के बीच में। ठीक है, अब ये ओपियम क्या होती है? अफीम की खेती, सुनते हो ना। इस अफीम से, इस ओपियम से ना बहुत अच्छी इकॉनमी होती थी। जैसे आज आपने भी सुना होगा आज के टाइम में कि जो ड्रिंक होती है, वाइन हो गई, जो भी होती है, उससे गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इनकम होती है ना। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो वो इकॉनमी बहुत नीचे डाउनफॉल हो जाती है, जैसे आपने कोविड पीरियड में देखा होगा। सबसे पहले और कुछ तो खुला नहीं, ये जो लिकर शॉप है इन्हीं को ओपन किया गया था ना। तो क्योंकि इससे ना कंट्री की इकॉनमी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तो ऐसे ओपियम था, उस टाइम में ओपियम की डिमांड थी, और जब ये ओपियम दूसरी कंट्री में इसको एक्सपोर्ट किया जाता था तो दूसरी कंट्री की डिमांड पर ही वो ओपियम को ग्रो किया करते थे। तो डिमांड के बेस पर उस पर्टिकुलर कंट्री की, जहां पर वो चाइना में इसको ग्रो किया जाता था, तो वहां से अच्छी खासी इनकम हो सकती थी। तो इसको लेकर के ये ब्रिटेन क्या करता है, क्योंकि ब्रिटेन की आदत थी, ब्रिटेन और फ्रांस की आदत थी कि वो अलग अलग कंट्री में जाकर के उसको अपनी कॉलोनी बनाता था। जैसे ब्रिटेन ने हमारी कंट्री को बनाया, ऐसे ही वो चाइना के ऊपर भी जो है वो रूल करना चाहता था, चाइना को भी ओवरकम करना चाहता था। तो इसके लिए ओपियम वॉर होती है चाइना के साथ में ब्रिटेन की। तो वो कब होती है? वो होती है 1839 से 42 के बीच में होती है। तो वॉर एंड चाइना स्ट्रेच्ड द पावर फ्रॉम द क्विंग डायनेस्टी, द सेकंड ओपियम वॉर वाज फॉट। दो वॉर होते हैं ओपियम में, ठीक है। फर्स्ट में तो क्या होता है? ब्रिटिश वोन द फर्स्ट, इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। फर्स्ट जो ओपियम वॉर हुआ था, जो कि 1839 से 42 के बीच में हुआ था, इसमें ब्रिटेन जीत जाता है और चाइना हार जाता है। सो इन चाइना एंड द स्नैच्ड पावर फ्रॉम द क्विंग डायनेस्टी। तो इस फर्स्ट ओपियम वॉर के जीतने से ब्रिटेन के पास में ये जो क्विंग डायनेस्टी चाइना पर रूल कर रही थी ना, इसको खत्म कर देती है। ठीक है, अब इनका रूल वहां से खत्म हो जाता है, क्योंकि ब्रिटेन जीत चुका था। चाइना पर जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो थी क्विंग डायनेस्टी, हमने पहले पढ़ा था ना। अब क्विंग डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया जाता है। और सेकेंड ओपियम वॉर में भी, सेकेंड ओपियम वॉर कब हुआ था? 1856 से लेकर के 60 तक ये सेकेंड ओपियम वॉर चला था। इट रिवॉल्व्ड अराउंड द 3 क्वेश्चंस। ये 3 तरह के क्वेश्चंस रीडर के दिमाग में क्रिएट करती है। कैसे? हाउ टू रीगेन द सोवर्निटी। अब ये चाइना के लोग क्या करेंगे? चाइना क्या सोचेगा? चाइना सोचेगा कि यार मुझे अपनी सोवर्निटी को कैसे, सेकेंड ओपियम वॉर में चाइना जीत जाएगा, ब्रिटिशर्स हार जाएंगे। तो इस सिचुएशन में चाइना को अपनी पावर को रीगेन करना था, है ना, रीगेन करना था। लेकिन कैसे? एंड ऑफ द ह्यूमिलेशन ऑफ द फॉरेन ऑक्यूपेशन। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन थे। एक तो क्या था कि हाउ टू रीगेन, की मुझे अपनी सोवर्निटी कैसे जो है दोबारा से हासिल करनी है, ताकि मैं अपने, सोवर्निटी का मतलब होता है जो अपने डिसीजन खुद ले सके। ठीक है, तो एंड ऑफ द, अब कोई कंट्री किसी कंट्री को जीत लेती है तो जीती हुई कंट्री उस पर रूल करने लगेगी, लेकिन वो हारी हुई कंट्री किसी न किसी तरह से उससे पीछे छुड़ाना चाहेगी। ठीक है, पीछे छुड़ाने के लिए कोई ना कोई तो स्ट्रेटेजी वो फॉलो करेगी, कोई ना कोई तो प्लान बनाएगी। और उसका मकसद क्या होगा कि मुझे इसको हराना है, इसको ओवरथ्रो करना है और मुझे अपना रिस्टोर करना है वहां पर। ठीक है, मुझे अपनी पावर रीगेन करनी है। तो एंड ऑफ द ह्यूमिलेशन ऑफ द फॉरेन ऑक्यूपेशन। ठीक है, और ताकि हम दूसरे देशों के साथ में अपने रिलेशंस बना सके, ताकि हम अपने ट्रेड को बढ़ावा दे सके। ब्रिंग आउट द इक्वालिटी एंड द डेवलपमेंट। हम अपनी कंट्री में इक्वालिटी और डेवलपमेंट लेकर आना चाहते हैं। तो ये 3 बड़ी बातें होंगी, 3 बड़े क्वेश्चन होंगे जो चाइना में देखे जाएंगे। देयर वर द 3 व्यूज। अब इसके लिए 3 व्यूज बताए जाएंगे। तो लियांग क्विंचो यूज द ट्रेडिशन आइडियाज इन द न्यू एंड द डिफरेंट वे टू मीट द वेस्टर्न चैलेंजेस। ही पॉपुलराइज द चाइनीज नेशनलिज्म। अब जैसे हमने मीजी को जापान के अंदर देखा था कि उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इंडिया के अंदर महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देखते हैं हम। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि एक ही पर्सन की वजह से ही उस कंट्री को फ्रीडम मिलती है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन फेमस का नाम बताया गया ना। तो जैसे हमने मीजी को वहां पर पढ़ा था जापान में, ऐसे ही यहाँ पर ये जो होंगे लियांग क्विंचो यूज द ट्रेडिशनल आइडियाज। अब ये जो लियांग क्विंचो होंगे, ये क्या करेंगे? एक ऐसा ट्रेडिशनल आइडिया लेकर आएंगे इन न्यू एंड डिफरेंट मेटूर। देखो, जो ओल्ड तरीके के जो पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, उनको बरकरार रखते हुए उसमें मॉडर्नाइजेशन लेकर आना, उसमें मॉडिफिकेशन करना था। उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर रहे हैं, बस उसमें ना कुछ एक लेवल
नेक्स्ट लेवल लेकर आना चाहते हैं। सो इन द डिफरेंट वेज टू मीट द वेस्टर्न चैलेंजेस, वो किस लिए कि जो वेस्टर्न चैलेंजेस मिल रहे हैं ना बार बार इंडिया उस पर चाइना पर जो अटैक हो रहे हैं और बार बार चाइना को नुकसान पहुंचा रहा है, इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अब लोगों को रेडी किया जाएगा। सो ही पॉपुलराइज द चाइनीज नेशनलिज्म, तो वो किस लिए पॉपुलर है, वो चाइनीज नेशनलिज्म के लिए, चाइना के अंदर वो लोगों में किस तरह की नेशनलिज्म की फीलिंग को लेकर आते हैं। जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी तभी वो अपनी कंट्री के लिए लड़ेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है, और उसी फाइट के बेस पर उस कंट्री को आजाद किया जाता है, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इन 2 ओपियम वॉर में चाइना को बुरी तरीके से हरा देते, लेकिन चाइना फिर से अपना रिस्टोरेशन करना चाहता था। तो रिपब्लिकेशन द रिवोल्यूशनरीज सन यात सेन, आपने एक नाम सुना होगा जिसका नाम है सन यात सेन, इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ द जापान एंड द वेस्ट। अब ये क्या करेगा, सन यात सेन एक आइडिया लेगा जापान से, या जापान ने ऐसा क्या किया, जापान तो हमारे से भी बहुत ही छोटी कंट्री था, छोटा सा तो कंट्री है वो, छोटा सा तो आयरलैंड, और उसने इस तरीके से हमारी इतनी बड़ी कंट्री चाइना को हरा दिया, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। अब वो दिमाग लगाता है अपना, क्या रीजन रहा होगा, फिर जापान की पूरी हिस्ट्री को स्टडी करता है, वो किस तरह से वो जीरो से लेवल से उठ करके वो इतने ऊपर तक आ गया है। तो वो क्या करेगा, आइडिया लेगा जापान से और वेस्टर्न कंट्री से कि किस तरह से वो वेस्टर्न कंट्री डेवलप हो गई है, साथ साथ में जापान भी डेवलप हो रहा है, तो क्यों, रीजन क्या है इसका, उस रीजन को जान करके ये अपनी चाइना में भी डेवलप करेगा। सो ही वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न चाइना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इनको सन यात सेन को माना जाता है कि ये मॉडर्न चाइना के फाउंडर थे। सो एंड एस्टैब्लिश एज द रिपब्लिक इन 1911, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, स्टैब्लिश द रिपब्लिक, अब चाइना में ये रिपब्लिकेशन यानी कि चाइना को रिपब्लिक करेंगे इनकी लीडरशिप में 1911 में। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना, अब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी होगी, आज भी कम्युनिस्ट पार्टी, और जब चाइना मॉडर्न चाइना जब स्टार्ट हुआ था पहले तो उसमें ठीक है अलग अलग कोई रूल कर रहे थे, जब चाइना रिपब्लिक हो गया तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी आने लगी, और आज तक भी कम्युनिस्ट पार्टी ही उस पर रूल कर रही है। तो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना, CCP जिसको बोलते हैं, वांटेड टू एंड एज ओल्ड इनइक्वालिटीज एंड डिस्पेल द फॉरेनर्स। अब क्या करेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो थर्ड हमने व्यूज देखा कि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना वांटेड टू एंड द एज ओल्ड इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो फैली हुई थी उसको रिमूव करना है, उसको एंड कर देना है, एंड डिस्पेल द फॉरेनर्स, ठीक है, और उनको एक नए तरीके से अपनी जिंदगी को कैसे जीना है वो तरीका सिखाना है, उनको मॉडर्नाइजेशन तरीके से उनको आगे बढ़ाकर लेकर जाना है। तो ये 3 बातें थी। तो पहली हमने देखा ना कि किस तरह से ओपियम वॉर के बाद में जो है वो इट रिवॉल्व्ड अराउंड द 3 क्वेश्चन, ठीक है, जो चाइना के अंदर देखे जाएंगे। वो क्या होगा कि हमें, चाइना सोचेगा कि हमें अपनी सॉवर्डिटी वापस लेनी है, दूसरा होगा किस तरीके से हमें फॉरेन अटैकर्स को अपने ऊपर अटैक करने से रोकना है, दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन कैसे रोका जाए, ठीक है, ये फॉरेन कैसे रोका जाए, मतलब उसको हाउ से करो, मतलब इसको क्या करो, हाउ से करो तीनों क्वेश्चन को। तो हाउ टू रीगेन कि हम अपनी सोवर्निटी को कैसे रीगेन कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन फॉरेन अटैकर्स को अपनी कंट्री में अटैक करने से कैसे रोक सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन ब्रिंग आउट द इक्वालिटी, और कैसे हम अपनी कंट्री में इक्वालिटी और डेवलपमेंट लेकर आए, ठीक है, डेवलपमेंट करें। 3 क्वेश्चन हो गए। अब इन तीनों क्वेश्चन के लिए ये व्यूज दिए जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन से व्यूज दिए जाएंगे। तो ये व्यूज दिए जाएंगे कि हम पहले अपनी कंट्री के अंदर, लोगों के अंदर पहले नेशनलिज्म की फीलिंग को लेकर आए, और वो नेशनलिज्म की फीलिंग को कौन लेकर आएगा, सन यात सेन लेकर आएंगे, जिसको कि मॉडर्न चाइना का फाउंडर समझा जाता है, माना जाता है, उनको कहा भी जाता है, ठीक है। और ये मॉडर्न चाइना को लेकर के जो है वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब मॉडर्नाइजेशन ही सन यात सेन लेकर आएगा चाइना के अंदर। और 1911 में ये चाइना जो है वो रिपब्लिक हो जाता है, और रिपब्लिकेशन के साथ में ही चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी का इमर्जेंस होता है, जो कि ये चाहती थी कि जो भी इनइक्वालिटी फैली हुई है उस इनइक्वालिटी को रिमूव करके इक्वालिटी को लाया जाए, और किस तरह से हमें फॉरेनर्स के साथ में अपने रिलेशंस बनाए जाए, क्योंकि जब तक फॉरेन रिलेशंस नहीं होंगे कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती है इंडिपेंडेंटली। सो एस्टैब्लिशिंग द रिपब्लिक। तो माचू डायनेस्टी, अब ये रिपब्लिक कैसे होता है, यहां से हमारी चाइना की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो माचू डायनेस्टी ओवरथ्रो द, बच्चे देखो ये है वर्ल्ड हिस्ट्री, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, लेकिन आप जब इसको 2-3 बार समझेंगे तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है जापान की और चाइना की। यहां से क्वेश्चन ना सिर्फ आपकी क्लास 11th में काम आएंगे, बल्कि वो आगे भी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हो तो वहां पर अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जापान और चाइना से ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना।
तो माचू डायनेस्टी ओवरथ्रो एंड रिपब्लिक एस्टैब्लिश्ड इन 1911 अंडर द सन यात्सेन। अभी हमने पढ़ा ही स्टडीड द मेडिसिन, ठीक है, ही स्टडीड द मेडिसिन बट वाज ग्रेटली कंसर्न अबाउट द फेट ऑफ चाइना, ठीक है, ही स्टडीड द मेडिसिन। तो उसको वो चीज दिखाई दे रही थी कि मैं चाइना को उस लेवल तक लेकर जा सकता हूं जिसका चाइना हकदार है, चाइना किस तरह से अपनी पॉलिटिकल पावर को रीगेन कर सकता है, तो मैं उस लेवल तक चाइना को लेकर जाऊंगा, ठीक है। हमेशा चाइना के फेट के बारे में, उसके भाग्य के बारे में सोचता रहता था। सन यात्सेन प्रोग्राम वाज कॉल्ड द 3 प्रिंसिपल्स। अब सन यात्सेन का जो प्रोग्राम है, यानी कि सोचने का नजरिया है, वो 3 सिद्धांतों पर टिका हुआ है। उनकी सोच जो है, उनकी थिंकिंग है, वो 3 प्रिंसिपल्स पर टिकी हुई है। बेस्ड है कौन सी? दीज वर द नेशनलिज्म, ठीक है, कौन सी थी? These were the nationalism, the meant overthrow the Machu who were seen as the foreign dynasty। एक तो ये, अगर किसी कंट्री के ऊपर फॉरेन डायनेस्टी का रूल होगा तो वो कंट्री अपने तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। तो वो तो जब फॉरेनर चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, वो कंट्री वैसे ही तो करेगी ना। तो सबसे पहले हमें ये जो माचू डायनेस्टी है, जो आउटसाइडर है, हमें इसको ओवरथ्रो करना है, ठीक है, क्लियर। तो दीज वर nationalism, this meant overthrowing the Machu who were seen as the foreign dynasty as well as the other foreign imperialist, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक तो ये हो गया, हमें माचू डायनेस्टी यानी फॉरेन डायनेस्टी को अपने ऊपर रूल नहीं करने देना, और जो रूल कर रही है उसको बाहर कर देना है। दूसरा है डेमोक्रेसी लेकर आनी है अपनी कंट्री में, हम डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। और तीसरा है सोशलिज्म, रेगुलेटिंग कैपिटल एंड द इक्वलाइजिंग द लैंड होल्डिंग। और फिर क्या करेंगे, हम सोशलिज्म को लेकर आएंगे। सोशलिज्म क्या कहता है बच्चे? सोशलिज्म में इक्वालिटी पर फोकस किया जाता है, जो भी कुछ होगा वो सारा इक्वली डिवाइड होगा। इसको मैं एक अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। जैसे सोशलिज्म हो गया और कैपिटलिज्म, बाद में जब आप क्लास 12th में वो पढ़ोगे ना, आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर भी इसी आइडियोलॉजी को लेकर था कि एक कहता था कि मुझे जो है वो सोशलिज्म अपनी कंट्री में फॉलो करना है, मेरी सोशलिज्म आइडियोलॉजी वो ज़्यादा अच्छी है, दूसरी कहती थी कि कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो सोशलिज्म जो होता है वो क्या होता है, सुनना। जैसे कि कोई भी फर्म है, तो उस फर्म में ना 10 फैमिलीज अगर काम कर रही हैं, ठीक है, कोई भी फर्म है, खेत है, कोई भी लैंड है, या कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसके प्रॉफिट में 100 रुपीज आते हैं, ठीक है, काम कर लिया, उसके बदले में उसको 100 रुपीज मिले, तो ये 100 रुपीज जो है वो 10 फैमिली में इक्वली डिवाइड होंगे। मतलब काम किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, तो हिस्सा दोनों को बराबर मिल गया, ठीक है, सबको बराबर मिल गया। सोशलिज्म ये कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के मन में ये नहीं होना चाहिए कि उसको ज्यादा मिल गया, मेरे को कम मिला है। सोशलिज्म ये कहता है। एक होता है कैपिटलिज्म इसी को लेकर चलते हैं कि 10 फैमिली जो काम कर रही थी, अब ये जो 100 रुपीज मिले, जिसने ज्यादा काम किया है उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, जिसने काम कम किया है उसको पैसा कम मिलेगा, ये कहता है कैपिटलिज्म। तो ये जो कंसेप्ट था, ये सोशलिज्म का कंसेप्ट था, ठीक है, ये सोशलिज्म का कंसेप्ट था, और ये जो था वो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट था, ठीक है, कैपिटलिज्म का कंसेप्ट था। Now, revolutionaries asked for driving out the foreigners to control natural resources। ये क्या कहते हैं? रेवोल्यूशनरी, चाइना में रेवोल्यूशन हुआ था ना, चाइना में रेवोल्यूशन हुआ था, चाइनीज रेवोल्यूशन, राइट, आपने सुना भी होगा। तो ये जो रेवोल्यूशंस होते हैं, ये क्यों होते हैं? रेवोल्यूशंस इसलिए होते हैं जब गवर्नमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, या फिर गवर्नमेंट के किसी काम से पब्लिक जो है वो नाखुश है, डिसएग्री करती है उनके किसी भी मेजर डिसीजन से। तो अगर गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मान रही है और लोगों की डिमांड को गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, प्रोटेस्ट तब होते हैं, रेवोल्यूशन तब होता है। तो अपनी बात मनवाने के लिए वो बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, वही रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेवोल्यूशनरीज जो होंगे, आस्क फॉर, इनकी डिमांड क्या होगी? ड्राइविंग आउट द फॉरेनर्स टू कंट्रोल द, कि ये जो फॉरेन का जो कंट्रोल है हमारे ऊपर फॉरेनर्स का, इसको ओवरथ्रो किया जाए, इसको निकाला जाए। अब ब्रिटिशर्स को बाहर करने के लिए हमारी कंट्री के लोगों ने सफर किया ना, फाइट की ना, वहां के लोग भी ऐसे करेंगे। चाइना में ये जो डायनेस्टी थी, कौन सी? चाइना में जो डायनेस्टी थी, इसको बाहर करने के लिए, माचू डायनेस्टी थी, इसको बाहर करने के लिए लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि हमें नहीं चाहिए इनका कोई भी रूल, ये कोई भी डिमांड जो है वो हमारी नहीं मानते, ना ही कोई बात सुनती है, तो इसको ओवरथ्रो करें। क्यों? क्योंकि वो लोगों को बहुत परेशान किया करती थी, वो अपने तो थे नहीं उनके, जैसे इंडिया को ब्रिटिशर्स ने बहुत परेशान किया, लोगों को मारा पीटा, बहुत बिटर पनिशमेंट दी जाती थी, ऐसे ही फॉरेनर्स होंगे तो वो उनको अपने कंट्रीज
के लोगों के लिए सिंपैथी होगी ना, जो दूसरी कंट्री पर वो रूल कर रहे हैं उनकी कंट्री के लिए थोड़ी ना होगा, उनकी कंट्री के लोगों के लिए तो उनके हार्ड से हार्ड पनिशमेंट दे करके वो काम करवाते थे। इस तरह से लोगों ने एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और फिर बाद में यही रेवोल्यूशन में चेंज हो जाता है जो कि 1911 में होगा। ड्राइविंग आउट द फॉरेनर्स टू कंट्रोल द नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये इन्होंने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले रखा है, इनको यहां से भगाया जाए ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खुद यूज करके और उसको अपनी डेवलपमेंट में लगा सके। टू रिमूव द इनइक्वालिटी, रिड्यूस द पुअर्टी, जिससे कि हम गरीबी को हटा सके और ये जो इनइक्वालिटी फैली हुई है इसको रिमूव कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास दीज द राइज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द चाइना। अब जो ये रिपब्लिक होने के बाद, ठीक है, रिपब्लिक होने के बाद और ये जो डायनेस्टी थी वो यहां से हट गई, फॉरेनर्स यहां से चले गए, चाइना के अंदर रिपब्लिकेशन आती है। लेकिन चाइना कैसे रिपब्लिक हुआ ये वो यहां पर जानने वाले हैं। सो व्हेन द जापानीज इन्वेडेड चाइना, जब जापान ने चाइना को इन्वेड किया, कब? 1937 में, ठीक है, 1937 में द Kuomintang retreated. The long and the exhausting war weakened the China. बार बार चाइना पर जब अटैक किए जा रहे थे तो चाइना की पावर जो है वीक हो गई थी। प्राइस रोज द 30% पर मंथ बिटवीन द 1945 टू 49 एंड अटरली डिस्ट्रॉय द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। अब इसी वजह से लोगों के सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी तो लोग बैठकर हाथ पे हाथ तो धरे बैठेंगे नहीं। अब लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे और लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे, तब जाकर वहां पर रिपब्लिक आएगा। ये रिपब्लिक होने के कारण थे वहां के, ठीक है। ये हुआन डायनेस्टी थी, ठीक है, ठीक है। और ये क्या था? ये जिनचुइन थी, ये क्वानशी थी, यूनन थे, राइट। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो ना, मंगोलिया का है ये, ठीक है, कम्युनिस्ट एरिया। तो ये जो एरिया है आपका येलो कलर का, ये सारा का सारा क्या है? कम्युनिस्ट एरिया, जहां पर कम्युनिस्ट जो है पार्टी इमर्ज होती है, ठीक है। अब ये जो ताइवान आएगा इसको भी हम पढ़ेंगे। इस ताइवान को भी किस तरह से जापान ने पहले अपने कब्जे में लिया, ठीक है, चाइना से इसको छीन लिया। पहले चाइना का ही जो है वो पार्ट हुआ करता था, फिर बाद में इसको चाइना से ये छीन लेगा और इस तरीके से ताइवान को अपने अंडर में कर लेगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं फैक्टर्स जो इसको फोर्स करेंगे। कौन किसके फैक्टर्स थे? देखो किसके फैक्टर्स थे? ये फैक्टर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के इमर्जेंस में, किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी जो है इमर्ज होती है। तो इसके कारण जानेंगे, इसके फैक्टर्स जानेंगे हम। क्या? तो फर्स्ट फैक्टर है रूरल चाइना फेस्ड द टू क्राइसिस। चाइना के रूरल एरिया में, ठीक है, दो तरह के क्राइसिस चल रहे थे। एक तो था, ठीक है, एक तो था इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरा क्या था आपका? सोशो फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में हम सोयल एग्जॉशंस, ठीक है, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन और फ्लड, ठीक है। तो रूरल एरियाज में देखेंगे जो नदियों के, रिवर्स के आसपास में थे, चाइना में 3 रिवर फ्लो करती थी ना, तो जो उसके आसपास में एरियाज बने हुए थे, गांव विलेजेस बने हुए थे, तो फ्लड के आने से कभी बारिश बहुत ज्यादा होती थी, पानी वाटर लेवल जो होता था वो रेज हो जाता था, तो उसकी वजह से फ्लड आ जाया करती थी और लोगों को बहुत नुकसान होता था, ठीक है। तो ये क्राइसिस हैं, राइट। तो एक तो आएगा फ्लड क्राइसिस हो जाएगा, डिफोरेस्टेशन, लोगों को मतलब बड़े लेवल पर जंगलों को काटा जाएगा और सॉइल एग्जॉस्ट हो जाएगी, मतलब उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी एग्रीकल्चर पर, और बस उनको तो टैक्स से मतलब था। लेकिन जब तक ये लोग जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए कुछ नया नहीं सोचेंगे, न्यू टेक्निक्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं निकलेगा। इसकी वजह से वहां पर क्राइसिस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स ये थे। और सोशल फैक्टर में हम करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर, उसमें एक्सप्लॉयटेटिव लैंड टेन्योर द सिस्टम, ठीक है। तो लैंड को कितना ज्यादा एक्सप्लॉयट करोगे, मान लो एक्सप्लॉयट करने का मतलब होता है डिफोरेस्टेशन हो गई है, ठीक है। उसके बाद में जब आप उसमें प्रोडक्शन, जो फार्मर है उस पर अपनी खेती बाड़ी करता है, तो वो करता रहेगा। लैंड भी की तो एक बेयर करने की, सहन करने की शक्ति होती है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ठीक है, क्रॉपिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन निकल रहा है, धीरे धीरे वो प्रोडक्शन जो है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि सॉइल को क्या चाहिए होता है? फर्टाइल चाहिए होता है, खाद वगैरह चाहिए होता है। तो जब तक मिट्टी को हम खाना नहीं, अब अपने बॉडी से लगा लो ना, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी। इसी तरह से सॉइल को भी एनर्जाइज करने के लिए उसको फर्टिलिटी की जरूरत होती है, उसको फर्टाइल की जरूरत होती है, खाद वगैरह की जरूरत होती है, देखभाल की जरूरत होती है। तो कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। इन डेप्थनेस, ठीक है। तो इन डेप्थनेस का मतलब होता है कि लोग अगर किसी मनी लैंडर से अगर मनी ले रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मनी को पे नहीं कर पाते थे, फिर उनसे वो जमीन छीन ली जाती थी। तो इस तरीके से काफी सारे क्राइसिस देखे गए थे। इससे इकोनॉमिक फैक्टर पर बहुत, मतलब ये इसका इकोनॉमिक फैक्टर है, तो इससे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा
डाउनफॉल देखे गए थे। तो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, बहुत पुराने तरीके से जो टेक्नोलॉजी चलती आ रही थी, पुराने तरीके से जो खेती बाड़ी कर रहे थे उसी तरीके से करती रहेंगे। पुअर कम्युनिकेशन, लोग, पुअर कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी सामान ले जाना होता है, लोगों का जो इंटरेक्शन था वो बहुत कम था। अब ग्रेन ठीक है हो रहा है, सरप्लस है, तो उसको सेल करने के लिए किसी दूसरी जगह पर जाना होगा, ले जाने लाने के लिए कोई बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं थी, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो हमने क्या देखे रूरल चाइना में, ठीक है, रूरल चाइना फेस द 2 टाइप्स ऑफ क्राइसिस। तो फर्स्ट हमने इकोनॉमिकल क्राइसिस देखे, सेकेंड हमने कौन से देखे, सोशल क्राइसिस, ठीक है। नेक्स्ट, establishing the new democracy in 1949-65, People's Republic of China government was established। तो देखो, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश। तो चाइना में रिपब्लिक, चाइना कब रिपब्लिक होता है, 1949 में। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। व्हेन डिड चाइना रिपब्लिक, तो आपका आंसर होना चाहिए 1949। इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल द न्यू डेमोक्रेसी। तो ये जो नया चाइना बना था, रिपब्लिक चाइना बना था, ये टोटली बेस्ड था डेमोक्रेसी पर, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एंड अलाइंस ऑल द सोशल क्लासेस, ठीक है, क्रिटिकल एरिया ऑफ द इकोनॉमिक वर पुट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये सारी चीजें जो होती थी गवर्नमेंट के अंडर में होती थी, ठीक है। जहां पर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी, लोगों को भी राइट्स दिए जाएंगे, लोग अपनी मर्जी से जो है वो सरकार पर मतलब सरकार अगर बना सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात को वहां पर पहुंचा सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो राइट है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में ही मिलता है लोगों को। प्राइवेट जो एंटरप्राइज होते हैं एंड द प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड वर अबॉलिश्ड। अब ये प्राइवेट, देखो ये जो था ना गवर्नमेंट कंट्रोल होता था। अब मैंने आपको एक सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी बताई, मतलब कि जो भी कुछ होगा ना वो सारा का सारा गवर्नमेंट का होगा। इवन आपका घर भी, आपकी दुकान भी, आपका बिजनेस भी, आपकी कंपनी भी, XYZ जो भी है आपके पास, वो सारा का सारा गवर्नमेंट का होगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी। ये क्या कह रहा है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, कोई भी प्राइवेट कंपनी आपकी, प्राइवेट बिजनेस एंड द प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड वर अबॉलिश। इसको अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। अगर फार्मर के पास में अपनी लैंड होगी तो वो तो दिन दुगनी रात चौगुनी उसमें मेहनत करता रहेगा, प्रॉफिट गेन करेगा, लेकिन ये पूरा प्रॉफिट अगर वही फार्मर गवर्नमेंट के लिए करे तो गवर्नमेंट का फायदा होगा ना। इसलिए वो चाहती थी कि लोग अपना फायदा ना देखें, कंट्री का फायदा देखें। ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट लॉन्च इन द, अब इसके चलते कि हमारे पास, अगर हमारे पास पैसा है और अपनी सेविंग से अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है, खरीद सकते हैं, हमारा पैसा है, हम अपने पैसे को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। अब ये जो अबॉलिश किया गया था इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चलेंगे। तो द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, अब ये क्या है, एक मूवमेंट का नाम है जिसका नाम है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट लॉन्च इन द 1958 वाज पॉलिसी दैट द ग्लिवेंसाइज द कंट्री टू द इंडस्ट्रीज रैपिडली। अब ये एक ऐसा आएगा कि लोग अपने राइट्स के लिए अवेयर होंगे, गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, इंडस्ट्रीज अपनी अपनी, वो जो प्राइवेट जो बिजनेसमैन है वो अपनी तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगाएंगे और प्रॉफिट गेन करेंगे। देखो एक तरीके से सही भी है ये। अगर कैपिटलिज्म कहता है कि जिसने काम ज्यादा किया, जिसने काम कम किया, अब जिसके पास अपनी लैंड होगी खुद की, अगर वो मान लो बहुत मेहनत कर रहा है, मेहनत करने से उसका फायदा तो हो रहा है, उसकी पॉकेट में तो मनी आ रही है, साथ में गवर्नमेंट का भी तो फायदा हो रहा है क्योंकि वो उसको टैक्स दे रहा है। और उसके बिजनेस में, उसकी कंपनी में अगर कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, तो वो बाहर सरप्लस होगा तो बाहर जाएगा ना, उससे गवर्नमेंट के पास इनकम होगी, टैक्स आएगा गवर्नमेंट के पास में। तो इसमें बुराई क्या है? तो इसके लिए ना रैपिड तरीके से वहां पर इंडस्ट्रीज जो है ओपन होती है और जिसके चलते चाइना जो है धीरे धीरे डेवलप करने लगेगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ग्रेट द प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, conflict between the concept of the socialist man and those who objected his emphasis on the ideology rather than the expertise led Mao to launch a great the proletarian कल्चर रेवोल्यूशन इन 1965। एक तरफ तो वो होंगे, कॉन्फ्लिक्ट है, किस किस के बीच में झगड़ा चल रहा है, सोशलिस्ट मैन जो होंगे, जो समाजवादी होंगे, साम्राज्यवादी होंगे, ठीक है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है सोशलिस्ट जो मैन होते हैं, सोशलिस्ट का मतलब साम्राज्यवाद सुनो क्या होता है, जब एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सके, उस पर अपना अधिकार जमा सके, ठीक है, और लोग उस अधिकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो गलत भी है, कहीं ना कहीं वो सही भी है। क्योंकि जब एक पावरफुल कंट्री, जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल कर रहे थे, तो हमारे इंडिया के रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे, तो हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया
और धीरे धीरे अपने प्रोटेस्ट, अपने स्ट्रगल के बेस पर उनको वहां से भगा दिया। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट था किसके अंदर, ये जो सोशलिस्ट मैन है, ठीक है, सोशलिस्ट मैन है जो गवर्नमेंट के होंगे, एंड दोज हु ऑब्जेक्टेड, और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो ऑब्जेक्ट करते हैं टू हिज एम्फसाइज ऑन द, जो इस आइडियोलॉजी को, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उनके अगेंस्ट होंगे। एक तो होंगे सोशलिस्ट मैन जो पूरी सोसाइटी का भला चाहते हैं, दूसरी तरफ होंगे जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को, उसकी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दो तरफ की पार्टी हो गई। ठीक है, रादर देन द एक्सपर्टाइज लेड बाय माओ टू लॉन्च अ ग्रेट द प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन इन 1965, तो वो उस कल्चर को लेकर ये जो माओ है ये अब प्रोटेस्ट स्टार्ट करेगा। ये कैसा प्रोटेस्ट स्टार्ट करेगा, कैसा विरोध प्रदर्शन करेगा? द रेड गार्ड्स मेनली स्टूडेंट एंड द आर्मी वाज यूज्ड फॉर द कैंपिंग अगेंस्ट द ओल्ड कल्चर। ये जो पुराने तरीके के रीति रिवाज थे, यानी कि सोशलिज्म के तरीके से कि जिसमें पावर किसी के एक के हाथ में होगी, तो उस तरीके से वो क्या करेंगे, अपनी एक आर्मी क्रिएट करेगा जिसमें कि ज्यादातर स्टूडेंट होंगे। ठीक है, और उस स्टूडेंट में द रेड गार्ड्स मेनली स्टूडेंट एंड द आर्मी was used for the camping, तो वो इनको यूज करेगा कैंपिंग के लिए। किस लिए? ओल्ड कल्चर के लिए, कि ये जो पुराना तुम्हारा कल्चर है इसको चेंज किए जाए, ये जो पुराने रीति रिवाज है इसको चेंज किए जाए, पुरानी आदतों को चेंज करें। स्टूडेंट एंड द प्रोफेशनल्स वर सेंट टू द कंट्री साइड टू लर्न फ्रॉम द मासेस। अब ये जो देखते हो ना कि नुक्कड़ नाटक जो होते हैं कि जगह जगह गलियों में जाकर के कुछ जो यूथ होते हैं, कुछ यंग जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं, वो लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरह का नाटक रचते हैं ताकि लोगों को कुछ सीखने को मिले। अब ये इन्हीं तरह के स्टूडेंट के साथ में कैंपिंग निकालेगा, लोगों को अवेयर करने के लिए गांव गांव जाकर के लिए वहां पर अपने नाटकों के थ्रू लोगों के ये जो लोग जाएंगे उनको रिफॉर्म करने के लिए, उनके बताने के थ्रू थोड़े थोड़े लोगों को क्या करेंगे, माइंड्स फ्रेश करने लग जाएंगे। आइडियोलॉजी बिकेम द मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोफेशनल। ये जो आइडियोलॉजी होती है बच्चे, बिकम द मोर इंपॉर्टेंट, ये आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है देन द प्रोफेशनल नॉलेज। जो हमें प्रोफेशनल नॉलेज होती है ना, उससे ये आइडियोलॉजी, यानी कि लोग किस विचारधारा को मान रहे हैं, कैपिटलिज्म को मान रहे हैं, सोशलिज्म को मान रहे हैं, ये जो विचारधाराएं होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग इन्हीं के जरिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, इन्हीं के जरिए वो पीछे रह जाते हैं। सो डेन्यूसिएशन एंड द स्लोगन्स रिप्लेस द रैशनल डिबेट। अब इसके लिए स्लोगन्स, जो कैंपेन निकालते हैं तो सबका अपना एक नारा होता है ना, तो इस तरह का वो स्लोगन्स वगैरह भी निकालेंगे और रैशनल डिबेट्स भी होगी। ठीक है, इसके चलते डिबेट्स वगैरह भी होगी, तर्क वितर्क भी होंगे। रिफॉर्म इन 1978 डेंग जियाओपिंग kept the party control strong while the introducing a socialist market economy। ठीक है, उसके बाद क्या करे, ये कौन है, ये डेंग जियाओपिंग है। इन्होंने क्या किया, केप्ट पार्टी कंट्रोल द स्ट्रॉन्ग, तो इन्होंने अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, अच्छे अच्छे उसमें रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, उन रिफॉर्म्स को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, लोगों को अपने सपोर्ट में लेकर आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, तो इन्होंने एक सोशलिस्ट मार्केट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। 1798 में द पार्टी डिक्लेयर इट्स गोल एज द फोर मॉडर्नाइजेशन, और ये अपनी पार्टी को लेकर के, मैंने कहा ना, जो पार्टी लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करेगी, लोगों को सपोर्ट करोगी, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग काम करेगी, लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने 4 चीजें बहुत अच्छी की, मॉडर्नाइजेशन को लेकर आए। वो क्या करी, साइंस में डेवलपमेंट की, ठीक है, इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट की और डिफेंस में। ये 4 चीजें जब किसी कंट्री की स्ट्रांग होगी ना, डेफिनेटली वहां पर डेवलपमेंट होगी ही होगी। ठीक है, अब ये कौन होंगे, दो डेंग जियाओपिंग जो होंगे, इस तरह के 4 मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे चाइना के अंदर, साइंस, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और डिफेंस को लेकर के। द 5th मॉडर्नाइजेशन प्रोक्लेम दैट विदाउट डेमोक्रेसी एंड द अदर मॉडर्नाइजेशन वुड कम नथिंग। जब तक किसी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होगी, वो कंट्री मॉडर्नाइजेशन में नहीं आ सकती, उस कंट्री में मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सकती है। तो अब ये डेमोक्रेसी को भी लेकर आएंगे, मतलब कि लोगों को वोट देकर के खुद अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का अधिकार दिया जाए, राइट दिया जाए, ताकि लोगों को भी लगे कि उनकी भी बात सुनी जा रही है। लोगों की डिमांड को गवर्नमेंट सुने और उस पर जो है वो रिएक्ट करे, उस पर प्लान बनाए, किस तरह से लोगों के लिए काम अच्छे कर सकते हैं, तब तो जाकर के लोग उनको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज तो लोग अगेंस्ट हैं और वो अगेंस्ट चल रहा है, वो
किसी और डायरेक्शन में चल रहा है, वो किसी और डायरेक्शन में चल रही है, तो फिर कंट्री में ना तो शांति बन सकती है और ना ही कोई डेवलपमेंट आ सकती है। नेक्स्ट 1989 में ऑन द 70th एनिवर्सरी ऑफ द मे 1989 में इनकी 70th सेंचुरी थी, मतलब कि 70वीं जो है वो एनिवर्सरी थी। ऑन द वे द फोर्थ मूवमेंट मेनी इंटेलेक्चुअल्स कॉल्ड अ ग्रेटर ओपोनेंस एंड द एंड ऑफ द ossified the dogmas, that is सू शाओजुई। स्टोरी ऑफ द ताइवान, अब क्या करते हैं हम ताइवान की स्टोरी को पढ़ते हैं। ताइवान की स्टोरी क्या कहती है? ताइवान हैड बीन अ जापानीज कॉलोनी सिंस अ चाइनीज, क्या कह रहा है? ताइवान हैड बीन अ जापानीज कॉलोनी सिंस द चाइनीज ceded it after 1894-95 वॉर विद द जापान। चाइना के साथ जापान का वॉर होता है 1894 से 95 के बीच में, जिसमें ताइवान जो है वो चाइना के हाथ से निकल जाता है। कैरियो डिक्लेरेशन, ये भी क्वेश्चन आता है, कैरियो डिक्लेरेशन क्या होता है? जो कि लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था 1943 में। एंड पोट्सडाम द प्रोक्लेमेशन ऑफ 1949 रीस्टोर्ड द सोवरेनिटी ऑफ चाइना। इसी बात का तो चाइना को इंतजार था कि मेरी कंट्री में सोवरेनिटी आए, मैं अपने राइट्स, मैं अपने जो मेरे डिसीजन है, मेजर डिसीजन है, मैं वो खुद ले सकूं, बाहर की कंट्री कोई आकर के मुझे फोर्स ना करे। जो रूल करती है वो उनको फोर्स भी करती है, ठीक है। तो मेरी ऊपर ना किसी तरह कोई फोर्स नहीं होता। तो चाइना क्या करती थी? चाइना अपनी सोवरेनिटी को लाना चाहती थी, और सोवरेनिटी को लाने के लिए उसने काफी स्ट्रगल भी किया, सारी चीज हमने देखी। द जेएमडी अंडर द चियांग काई शेक वेंट टू एस्टैब्लिश, ठीक है। तो under the Chiang Kai-shek went establish a repressive government forbidden the freedom of the speech, ठीक है। Political opposition banned। देख यहां पर क्या कह रहा है बच्चों? Under the Chiang Kai-shek went to establish a repressive the government of forbidden। तो इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने क्या किया? ताइवान की गवर्नमेंट ने वहां पर बताया कि जो है ताइवान पर जिसका रूल चल रहा था, कियान काइशेक, इन्होंने कहा कि कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, लोगों को स्पीच का राइट नहीं दिया गया था, पॉलिटिकल ऑपोजिशन, ठीक है, वो बैन कर दिए गए थे, कोई भी सरकार के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट जो है वो नहीं कर सकता है। दे एक्सक्लूडेड द लोकल पॉपुलेशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द पावर, और उन्होंने सबको बाहर कर दिया था जिनके पास थोड़ी बहुत कुछ पावर थी, सबको बाहर कर दिया, सबकी पावर को उन्होंने स्नैच कर लिया। दे कैरिड आउट द लैंड रिफॉर्म दैट इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। दे कैरिड आउट द लैंड रिफॉर्म, उन्होंने लैंड रिफॉर्म किए, चलो ये तो अच्छी बात कर दी। and increase the agriculture productivity and modernize the economies, transfer to the Taiwan into a democracy after the death of the Chiang Kai-shek। चियान काई-शेक के रहते हुए वहां पर किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, और जैसे ही कियान काई-शेक की डेथ हो गई और वहां पर इस तरीके के रिफॉर्म्स हुए और मॉडर्नाइजेशन आने लग जाती है। क्वेश्चन आता है चियांग काई-शेक की डेथ कब होती है? 1975 के अंदर, ठीक है। तो ये थे कैरियो डिक्लेरेशन। कैरियो डिक्लेरेशन क्या होता है बच्चे? एंड द पोर्ट्समैन प्रोक्लेमेशन रीस्टोर द सोवरेनिटी ऑफ चाइना। इसी के जरिए चाइना के अंदर सोवरेनिटी आती है, चाइना अपने जो है पावर को रिस्टोर कर पाता है। द पोर्ट्समैन प्रोक्लेमेशन ऑफ द 1949, इसका मतलब ये 49 में जो है इसी के चलते चाइना अब अपने डिसीजन खुद लेने लगा था। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उद्घोषणा कर देना। अब कोई चीज आपको अचीव हो गई है तो आप जो है वो ओपनली बोल सकते हो कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं, क्योंकि आपने सारे आपके आसपास के दुश्मन थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको फेस करते हुए अपने आप को आगे निकाला, वो वेल स्टैब्लिश हो गए। तो इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। द स्टोरी ऑफ कोरिया, कोरिया की स्टोरी क्या कहती है देखना। डायनेस्टी रूल ओवर द यूनाइटेड कोरिया पेनिनसुला फ्रॉम मोर देन, देखो डायनेस्टी रूल्ड ओवर द यूनाइटेड कोरिया पेनिनसुला मोर देन द 500 ईयर्स। तो इस पर जो डायनेस्टी रूल कर रही, मतलब 500 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इस पर कोई ना कोई डायनेस्टी रूल करती आ रही थी, कोरिया के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद द जनरल यी थे, ठीक है, एक का नाम था जनरल यी, टुक द थ्रोन एंड अज्यूम्ड दैट द नेम किंग द ताइजो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक ये जनरल यी थे, टुक द थ्रोन, फिर इनका रूल आता है वहां पर ताइवान के ऊपर, एंड अज्यूम द नेम, और उन्होंने जो इनका नाम था वो क्या था, ताइजियो, ठीक है। 1441 में जोसिन कोरिया बिकेम अ ट्रिब्यूटेड
फॉर मिंग चाइना इन्वेजन ऑफ जापान। मिंग किसको बोलते हैं बच्चे? चाइना को ही बोला जाता था, ठीक है। पहले के टाइम में चाइना को मिंग ही कहा जाता था, उसके ऊपर चाइना का रूल हो जाता है, ठीक है। इन्वेजन ऑफ द माचूस, माचूस का वहां पर इन्वेजन होता है, और माचूस के इन्वेजन से, अब ये माचूस कौन थे? इन्वेजन ऑफ द जापान, जापान का भी इन्वेड होता है कहां पर? इसके कोरिया के ऊपर। उसके बाद माचूस का वो होता है, मतलब माचूस जो थे वो जापान में ही रूल कर रहे थे, और जापान ने जैसे इसको ओवरकम कर लिया, चाइना से इसको छीन लिया, तो वहां पर माचूस जो रूल कर रहे थे उसी के अंडर में ये कोरिया आ जाता है। तो कोरिया पर कौन होने लगा? माचूस का रूल होने लगा। तो थ्रू आउट द 19th सेंचुरी जापान एंड द क्वीन चाइना व्यूड फॉर अ पावर ऑफ ईस्ट एशिया। दोनों ही कंट्री, एक तरफ जापान और दूसरी तरफ क्वीन चाइना जो थी, दोनों ही ईस्ट एशिया में अपनी पावर को आजमाना चाहती थी, अपनी पावर को स्टैब्लिश करना चाहती थी। दोनों के अंदर इसी को लेकर के, कोरिया को लेकर के, ठीक है, कोरिया एक ऐसा एरिया था, एक ऐसी कंट्री थी जिससे दोनों को बहुत प्रॉफिट हो सकता था। तो जो इसके अंडर में जाएगा, जो इसको ओवरकम करेगा, कोरिया उसके अंडर में चला जाएगा, और इस तरह से कोरिया से जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करके वो कंट्री डेवलप कर सकेगी। तो कोरिया को लेकर के चाइना और जापान के अंदर वॉर हो जाती है। इस वॉर के अंदर जापान इमर्ज द विक्ट्रीज, कोरिया एम्पायर, जापान विक्ट्री हो जाता है और कोरिया एम्पायर स्टार्ट हो जाता है जापान का, ठीक है। जापान में कोरियन एम्पायर 1897 से, और इस तरीके से जापान के अंदर कोरिया मिक्स हो जाता है और फिर यहाँ पर रूल करने लगते हैं 1897 से 1910 तक, राइट। उसके बाद अ पोस्ट वॉर नेशन, कोरिया वाज अ यूनाइटेड किंगडम फॉर अ सेंचुरीज बिफोर जापान एनेक्स्ड इट। तो कोरिया वाज यूनिफाइड किंगडम, ठीक है। तो कोरिया क्या था? एक यूनिफाइड किंगडम था। जापान के एनेक्स्ड करने से पहले, उसको अपने अंडर में लेने से पहले, रोशो जापानीज वॉर, रशिया और जापानीज का वॉर होता है। कब? रशिया के साथ भी जापान का वॉर होता है। और ये जापान छोटी सी कंट्री होते, उसने कितनी बड़ी बड़ी कंट्री को डिफीट कर दिया, कि रशिया को भी डिफीट कर दिया, ठीक है। तो रशिया और जापानीज वॉर होता है 1905 में। उसके बाद जापान रूल्ड ओवर द कोरिया, जापान का रूल, अभी हमने क्या देखा, नीचे देखा था हमने कि कोरिया पर किस तरह से जापान का रूल होने लगता है। तो वो कब से कब तक? 1910 से 1945 तक। अब बात करते हैं जापान सरेंडर टू द अलाइड फोर्सेस। जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि 1939 से 45 में हुआ था, सरेंडर कर देता है जापान, ठीक है। अलाइड पावर के सामने सरेंडर कर देता है, भाई मैं हार गया, ठीक है। उसके बाद कोरियन पेनिनसुला वाज डिवाइडेड बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर। तो कोरियन पेनिनसुला में क्या बता रहा है? वाज डिवाइडेड, तो कोरिया जो है वो डिवाइड हो जाता है किस किस के अंदर? यूएस और यूएसएसआर के अंदर, क्योंकि जापान ने तो सरेंडर कर दिया था। सरेंडर किसके सामने किया था? अलाइडेड पावर। और अलाइड पावर में मैंने आपको बताया था कि यूएस भी था और रशिया भी था। यूएसएसआर मतलब रशिया बाद में उसको ओवरकम कर लेगा, उसको जो है ये टूटने के बाद, इसको डिक्लाइन होने के बाद रशिया इसका हेड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो अलाइड पावर थी, इसके सामने सरेंडर कर देता है। अलाइड पावर में यूएसए भी था और रशिया भी था, तो अब ये कोरिया इनके अंडर में चला जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या देखते हैं कि पोस्ट वॉर नेशन में जून 1950 में द कोरिया वॉर, तो कोरिया में वॉर छिड़ जाती है। कोरिया रिमेन डिवाइडेड वॉर द कॉज्ड मैसिव टॉस द डिले इन द फ्री मार्केट इकोनॉमिक डेवलप एंड द डेमोक्रेटाइजेशन, प्राइजेस द सडनली रोज। तो इस तरह से क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, उसके खत्म होने के बाद की सिचुएशन कोरिया के अंदर बताया जा रही है कि चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और कोरिया के अंदर ना लोग इस तरह से भूखे मरने लगते हैं, वहां पर पुअर्टी बहुत आ जाती है। और जून 1950 में कोरिया में जब वॉर चल रहा था, तो ये वॉर की सिचुएशन बताई गई है कि सब कुछ जो है वो डिस्ट्रक्ट होने लगता है। प्राइजेस सडनली रोज इनटू द इन्फ्लेशन ऑफ द कॉस्ट बाय इंक्रीज द नेशनल एक्सपेंसेस। तो चीजों के दाम अगर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मल पर्सन होंगे वो सफर करेंगे ज्यादा, ना मार्केट मिलेगी, मार्केट में अगर चीजें मिलेंगी तो वो बहुत ही ज्यादा डबल ट्रिपल रेट में मिलने लगेगी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अब ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में कोई ऐसा मसीहा आए ताकि उनको जो है एक उनकी नैया पार लगा दे। तो अब क्या होगा? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत होगी। अक्टूबर 1963 में एन इलेक्शन वाज हेल्ड एट मिलिट्री कूप, द लीडर पार्क चुंग ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। तो इसका प्रेसिडेंट बनाया जाएगा किसको? पार्क चुंग ही को। ये कौन है? पार्क चुंग ही, जो कि वहां के प्रेसिडेंट होंगे
जिनको अक्टूबर 1963 में इलेक्ट किया जाएगा। द पार्क एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्टेड अ स्टेट लेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये क्या करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने में सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो जो डिक्लाइन हुआ था अब धीरे धीरे वो स्टैब्लिश होने लगेगा, वो इंप्रूव होने लगेगा। द 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान, अब ये जो पंचवर्षीय योजना होती है, 5 इकोनॉमिकल प्लान जो होते हैं, जो हमारे इंडिया में भी लागू किए गए थे, तो इनके थ्रू ना हर 5 साल में ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, तो रिफॉर्म्स होते रहते हैं। अब उन्हीं रिफॉर्म्स के जरिए वो डेवलपमेंट करने लगेंगे। कंटिन्यू द इकोनॉमिक ग्रोथ कॉज द डेमोक्रेटाइजेशन, अब इस तरह से कंटिन्यू इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहेगी तो वहां पर डेमोक्रेटाइजेशन आ जाएगी। डेमोक्रेटाइजेशन आपको पता है जहां पर लोगों को राइट्स दिए जाएंगे। द डिजायर ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन ग्रू अपॉन द डेथ ऑफ द पार्क चुंग-गी, बट दिसंबर 1979 अनदर मिलिट्री कूप, दिस टाइम लेड बाय द चुन दो हुआन वाज स्टेज। तो अब ये कौन होता है, इनकी डेथ के बाद, पार्क चुनगी की डेथ के बाद में अब वहां का जो राजा बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, कौन बनेगा, चुनदो, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, लोग वहां की जो पब्लिक है वो डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगेगी। जब ये चुनदो आया था तो लोगों की डिमांड भी सेम इसी तरह से कि इनको डेमोक्रेटिक राइट दिए जाएं। May 1980s में various protests in the key cities around the nation was held by the student and the citizens demanding the democracy in the face of the Chun military foundation। ये लोग पहले भी डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे और जब उनकी डेथ के बाद जो इनको रिप्लेस किया जिस रूलर ने, उनसे भी डेमोक्रेसी की डिमांड करेंगे और खास करके यंग जो जनरेशन है वो सामने आएगी और प्रोटेस्ट करने लग जाएगी। कोरिया डेमोक्रेसी इन द IMF क्राइसिस, कोरिया में डेमोक्रेसी आएगी और साथ साथ में हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में भी देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्राइसिस आए थे। 1987 में देयर वाज अगेन सम पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज, तो 1987 में फिर से कोरिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज आ जाएगी। इंस्टेबिलिटीज का मतलब होता है गवर्नमेंट ना अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाती है, उससे पहले ही गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, मतलब अपना टाइम पूरा होने से पहले ही गवर्नमेंट बार बार चेंज होती रहती है, तो वो होती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज। अगर पॉलिटिकल स्टेबल हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई तो चीजें डेवलप होने लगेगी, क्योंकि सरकार रुक रही है ना, तो रुकेगी वही तो डेवलप करेगी, बार बार चेंज होती रहेगी, तब कहां से करेगी, राइट। उसके बाद ऑपोजिशन लीडर फेल टू यूनाइट अगेंस्ट द चिन, अब ये जो ऑपोजिशन लीडर होंगे वो चुन दो के खिलाफ आवाज उठाने लगेंगे। रो तो हु वाज स्टैब्लिश, अब क्या करेंगे, एक टीम लीडर होंगे, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर होंगे जिनका नाम है रो ते वू, तो उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा किसकी जगह, चुन दो हुआन की जगह। नाउ 1990s में लॉन्ग टाइम ऑपोजिशन लीडर द किम हुआन सेम ज्वाइन द हैंड विद द रो पार्टी। अब ये क्या करेगा, ये जो किम यंग सैम है ये इसकी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा जो यहां पर है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बनेगा ना, अब इसकी पार्टी को ज्वाइन करेगा कौन, ये किम यंग सेम, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 1992 में किम अ सिविलियन वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट आफ्टर द डिकेड ऑफ द मिलिट्री रूल। इस टाइम तक, पूरे टाइम तक मिलिट्री रूल चल रहा था, लेकिन इसके आने के बाद वो मिलिट्री रूल डिकेड खत्म हो जाएगा, ठीक है, और फिर वहां पर डेमोक्रेटाइजेशन आ जाएगी। Two roads of the modernization, histories the Japan and the China shows that the different histories condition led them a widely divergent path, ठीक है। तो देखो हमने अभी जापान का और चाइना का, फिर कोरिया का, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है, और किस तरीके से हमने उनके डेवलपमेंट की कहानी को समझा। तो जापान वॉज सक्सेसफुली रिटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस, जापान जो है वो अपनी इंडिपेंडेंसी को रिटेन करने में, उनको बरकरार रखने में सक्सेसफुल हुआ, एंड यूजिंग द ट्रेडिशन स्किल एंड द प्रैक्टिसेस इन द न्यू वेज, अपने पुराने रीति रिवाजों को साथ लेते हुए, उसको साथ लेते हुए नई तरीके से लोगों को एक नई डायरेक्शन दी। सीनो जापानीज वॉर, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि सीनो जापानीज यानी कि जापान और चाइना का वॉर होता है 1894 से 95। चाइना फेस द ह्यूमिलिटी, तो चाइना जो है वो बार बार जो है वो हार उनको मिलती रहती है, क्योंकि बार बार चाइना पर, ये पूरा उसका कंक्लूजन है चाइना और जापान का जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। उसके बाद द चाइनीज बिकेम द वल्नरेबल आफ्टर द डिफीट ऑफ द डिक्लेयर द बोथ चाइना एंड जापान नीडेड फॉर रिफॉर्म्स एंड द मॉडर्नाइजेशन। तो बार बार जब उनके ऊपर अटैक होते हैं तो अब उनको जरूरत लगने लगी कि किस तरह से हम अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ओनली बिहाफ ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। जैसे मॉडर्नाइजेशन आएगी, हम अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह की मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे, तभी हमारी कंट्री स्ट्रांग हो सकती है और तभी जाकर हम अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको
समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है और वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, बट आप इसको 1-2 से बाद और देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से बने रहिएगा ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 के साथ में। थैंक यू। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।